ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची मियान मियन फ्यू परिवार के बड़े से घर के बाहर पहुंचकर सीधे कहती है कि उसे फ्यू लिंचुआन से मिलना है। उसकी उम्र भले ही बहुत कम है, लेकिन जिस काम के लिए वो यहाँ आई है उसे लेकर वो बिल्कुल साफ है। मियान मियन बताती है कि उसकी माँ के मुताबिक उसके डैड ने पिछले 3 साल से उसके मिल्क पाउडर के पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए वो अपने 3 साल के मिल्क पाउडर का पूरा हिसाब लेने आई है। वो सामने मौजूद आदमी से पूछती है, क्या आप फ्यू लिंचुआन हैं? इसके बाद बड़ी मासूमियत से माँ की सिखाई बात दोहराती है कि अगर कभी उसके पास खाने के लिए कुछ न बचे तो उसे फ्यू लिंचुआन के पास आकर अपने खर्च का रीइंबर्समेंट मांगना चाहिए। बच्ची के पास न कोई घुमावदार कहानी है और न ही कोई दूसरी मांग। वो केवल अपनी माँ के कहे अनुसार उस आदमी को ढूंढ रही है जिसे वो अपना डैड मानकर 3 साल के मिल्क पाउडर का बकाया मांगने आई है। घर के अंदर फ्यू परिवार के बड़े सदस्य अगली जनरेशन और फैमिली लिस्ट को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं। एक लड़की के बारे में बताया जाता है कि वो पिछले कुछ वर्षों से चैरिटेबल फाउंडेशंस के साथ काम कर रही है और बाहर उसकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उसका नाम इस लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। इसका समर्थन करते हुए कहा जाता है कि आखिर उसका सरनेम भी फ्यू है। परिवार के लोगों को इस बात की चिंता है कि बाहर वाले लगातार उनका मजाक बना रहे हैं कि फ्यू परिवार की अगली जनरेशन में उसे संभालने वाला कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। एक सदस्य ग्रैंडपा को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। ओल्ड मास्टर इसके बाद लिंचुआन से पूछते हैं कि इस लिस्ट को लेकर उसकी क्या राय है। जवाब में फैमिली रूल्स और पर्सनल मैटर्स के बीच अंतर की बात उठती है। साथ ही कहा जाता है कि मियान मियन आखिर एक अमीर परिवार की बच्ची है, इसलिए उसके मामले को केवल तय रेगुलेशंस के आधार पर नहीं देखा जा सकता। उनकी ये फैमिली डिस्कशन चल ही रही होती है कि घर का एक स्टाफ मेंबर अंदर आकर खबर देता है कि एक छोटी बच्ची ओल्ड मास्टर के दरवाजे तक पहुंच गई है। वो किसी और से नहीं, सीधे मिस्टर फ्यू लिंचुआन से मिलने की बात कर रही है। इतनी छोटी बच्ची का नाम सुनते ही परिवार के कुछ सदस्य हैरान होने के बजाय लिंचुआन को चिढ़ाने लगते हैं। वे मजाक करते हैं कि लिंचुआन ने बाहर इतनी कम उम्र के क्लाइंट्स भी बना रखे हैं, जिनमें से एक उसे ढूंढते हुए घर तक चली आई है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि जब बच्ची खुद दरवाजे तक पहुंच गई है तो जरूर ये क्लाइंट किसी बहुत अर्जेंट काम से आई होगी। लिंचुआन को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि बाहर खड़ी ये बच्ची उससे किसी बिजनेस डील या सामान्य मदद के लिए नहीं, बल्कि उसे अपना पिता बताकर 3 साल का हिसाब मांगने आई है। थोड़ी देर बाद मियान मियन को लिंचुआन के सामने लाया जाता है। वो उसे ध्यान से देखकर दोबारा पूछती है, क्या आप फ्यू लिंचुआन हैं? लिंचुआन हाँ में जवाब देता है। उसकी पुष्टि मिलते ही मियान मियन बिना देर किए उसे डैड बुलाती है और कहती है कि उस पर उसके 3 साल के बेबी फॉर्मूला के पैसे बाकी हैं। बच्ची की बात सुनकर वहाँ खड़े लोग चौंक जाते हैं। एक सदस्य तो तुरंत कह देता है कि आजकल के स्कैमर्स कितने आगे बढ़ गए हैं, जो अब छोटी बच्चियों को भी इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन मियान मियन नाराज होकर साफ कहती है कि वो कोई स्कैमर नहीं है। उसकी माँ ने बताया था कि किसी से पैसे वापस लेने हो तो रिसीट दिखानी पड़ती है। वो अपने साथ लाया प्रमाण निकाल कर कहती है कि माँ के अनुसार इसी के आधार पर रिइंबर्समेंट मिल सकता है। लिंचुआन उससे उसकी माँ का नाम पूछता है। मियान मियन अपनी भाषा में नाम बताते हुए कहती है कि उसकी माँ वेन ली है। परिवार का एक सदस्य फिर भी भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि आजकल नकली ऑर्डर्स और डॉक्यूमेंट्स बनाना मुश्किल नहीं है, इसलिए केवल इन चीजों के आधार पर बच्ची की बात सच नहीं मानी जा सकती। सबके शक के बीच मियान मियन एक ऐसी बात बताती है जो लिंचुआन की पर्सनल कंडीशन से जुड़ी हुई है। वो कहती है कि उसकी माँ के मुताबिक डैड के बाएं हिस्से में दर्द रहता है। दर्द होने पर उसे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। उसकी इतनी स्पेसिफिक बात सुनकर परिवार के लोग उसे और ध्यान से देखने लगते हैं। ओल्ड मास्टर प्यार से बच्ची का नाम पूछते हैं। वो बताती है, मेरा नाम मियान मियन है, फिर नाम की वजह भी समझाती है। उसकी माँ कहती थी कि वो बचपन में बिल्कुल सोना नहीं चाहती थी, इसलिए उम्मीद में उसका नाम मियान मियन रखा गया कि शायद वो थोड़ी आज्ञाकारी होकर ठीक से सोने लगे। इसी दौरान परिवार की नज़र उसके पास मौजूद पुराने जड़े बकल पर पड़ती है। पूछा जाता है कि ये चीज़ उसके पास कहाँ से आई। मियान मियन बताती है कि उसकी माँ ने इसे दिया था और साफ कहा था कि इसे कभी खोना नहीं है। माँ ने तो इसे उसके छोटे कपड़ों के अंदर सिलकर सुरक्षित रखा था। परिवार का एक सदस्य फिर भी कहता है कि फ्यू परिवार की कई पुरानी चीज़ें बाहर जा चुकी हैं, इसलिए केवल जाड़े बकल मिल जाने से कुछ साबित नहीं होता। मियान मियन तुरंत विरोध करते हुए कहती है कि उसने इसे कहीं से उठाया नहीं, बल्कि उसकी माँ ने खुद उसके कपड़ों में सिल कर दिया था। इतनी बातें होने के बाद भी मियान मियन अपनी असली मांग नहीं भूलती। वो बड़ी गंभीरता से कहती है कि वो यहाँ खाना खाने नहीं आई है, उसे तो केवल अपने 3 साल के मिल्क पाउडर का रिइंबर्समेंट चाहिए। लिंचुआन उसकी हालत और उसकी मासूम बातों को सुनकर उसे बाहर खड़ा रखने के बजाय पहले घर के अंदर आने को कहता है। मियान मियन तुरंत अंदर नहीं जाती, बल्कि उससे पूछती है कि क्या वो सच में अंदर आ सकती है।
लिंचुआन दोबारा कहता है कि वो आ सकती है। उसकी साफ अनुमति मिलने के बाद ही मियान मियन घर के अंदर कदम रखती है। ये वही बच्ची है जिसे उसकी माँ ने दूसरे लोगों की चीज़ों को बिना पूछे छूने तक से मना किया था, इसलिए वो फ्यू परिवार का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद अपनी मर्जी से अंदर नहीं जाती। लिंचुआन के स्पष्ट रूप से बुलाने के बाद ही वो उसके साथ घर के अंदर आती है। घर के अंदर आते समय मियान मियन से फर्श थोड़ा गंदा हो जाता है। वो किसी स्टाफ का इंतजार करने के बजाय खुद उसे साफ करने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर लिंचुआन पूछता है कि वो क्या कर रही है। मियान मियन माँ की सिखाई बात बताती है कि अगर किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी हमारी वजह से गंदी हो जाए तो उसे साफ करना या उसके नुकसान की भरपाई करना ज़रूरी होता है। लिंचुआन उसे फर्श साफ करने से रोकता है और स्टाफ से ड्राई टॉवल तथा बच्चों की स्लीपर्स लाने को कहता है। स्टाफ बताता है कि ओल्ड मास्टर के घर में कभी कोई छोटा बच्चा रहा ही नहीं, इसलिए यहाँ बच्चों की स्लीपर्स नहीं हैं। मियान मियन तुरंत कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नंगे पैर चल सकती है। लिंचुआन उसे अपनी स्लीपर्स देने को कहता है, लेकिन स्टाफ याद दिलाता है कि उसकी शूज़ बच्ची के लिए बहुत बड़ी हैं, इसलिए वो तुरंत बच्चों की स्लीपर्स लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद मियान मियन को सम्मान से बैठने की जगह दी जाती है। पहली बार उसे किसी अनवांटेड मेहमान की तरह दरवाजे पर खड़ा रखने के बजाय फ्यू परिवार के अंदर बैठाया जाता है। मियान मियन के बैठने के बाद परिवार दोबारा उसकी आइडेंटिटी पर बात करता है। वे मानते हैं कि बच्ची की हालत दया के लायक है, लेकिन फ्यू परिवार किसी को भी केवल उसकी बात सुनकर अपना हिस्सा नहीं बना सकता। मियान मियन इस पर कहती है कि वो किसी रैंडम आदमी के पास नहीं आई। उसकी माँ ने उसे साफ बताया था कि उसके पास केवल एक ही रास्ता है, फ्यू लिंचुआन को ढूंढना। लिंचुआन उससे पूछता है कि उसकी माँ इस समय कहाँ है। मियान मियन बहुत मासूमियत से कहती है कि माँ सो रही है। जब उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ सो रही है तो वो ग्रैंडमा जियांग की बात दोहराती है। व्हाइट हाउस वाली ग्रैंडमा जियांग ने कहा था कि उसकी माँ बहुत थक गई है और उसे लंबे समय तक सोना पड़ेगा, इसलिए अब मियान मियन को अपना खाना खुद जुटाना होगा। उसकी माँ ने जाते जाते कहा था कि अगर उसके पास खाने को कुछ न बचे तो फ्यू परिवार जाकर फ्यू लिंचुआन को ढूंढना, क्योंकि वो उसका कर्जदार है। बच्ची की बात से फिलहाल केवल इतना पता चलता है कि उसे बताया गया है कि उसकी माँ बहुत थक गई है और लंबे समय तक सोती रहेगी। ओल्ड मास्टर मामला गंभीर समझकर तुरंत पैटर्निटी टेस्ट कराने का आदेश देते हैं। एक सदस्य कहता है कि चाहे ये लिंचुआन की बच्ची हो या किसी ने उसे इस्तेमाल करके ट्रैप बनाया हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज छोटी नहीं हैं और सच्चाई पता करना जरूरी है। टेस्टिंग सेंटर से तुरंत संपर्क किया जाता है। सैंपल लेने की बात सुनकर मियान मियन घबराकर पूछती है कि क्या उसे इंजेक्शन लगाया जाएगा। उसे समझाया जाता है कि इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कॉटन स्वैब से उसके मुंह के अंदर से थोड़े ऑरल सेल्स लिए जाएंगे। वो दोबारा पूछती है कि कहीं कॉटन स्वैब से उसके होंठ स्क्रैच तो नहीं हो जाएंगे। उसे भरोसा दिलाया जाता है कि दर्द नहीं होगा। लिंचुआन उसकी चिंता कम करने के लिए कहता है कि टेस्ट पूरा होने के बाद वो उसके लिए बेबी फॉर्मूला खरीदेगा। मियान मियन तुरंत कहती है कि केवल एक छोटा कैन खरीदना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत महंगा होता है और वो ज़्यादा नहीं पीती। कुछ खाने की चीज़ देखकर वो पहले अनुमति मांगती है कि क्या इसे खा सकती है। परिवार के कुछ लोगों को उसकी हर बात पर शक है। वे कहते हैं कि इतनी छोटी बच्ची को इस तरह की समझदार बातें किसी ने बहुत मेहनत से सिखाई होंगी। मियान मियन उनकी बात सुनकर कहती है कि उसकी माँ ने उसे केवल खाना बर्बाद न करना सिखाया है। अगर इसे भी ट्रेनिंग और मेहनत कहा जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि इसमें गलत क्या है। मेडिकल स्टाफ मियान मियन के मुंह के अंदर कॉटन स्वैब घुमाकर सैंपल लेता है। सैंपल पूरा होने पर वो पूछती है कि क्या स्क्रैच करना खत्म हो गया। फिर उसकी नज़र लिंचुआन पर जाती है और वो तुरंत जानना चाहती है कि क्या डैड को भी इसी तरह शेव यानी सैंपल देना पड़ेगा। लिंचुआन का सैंपल भी लिया जाता है। इस दौरान मियान मियन अपना डर भूलकर उसकी चिंता करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे दर्द हुआ। जब लिंचुआन बिना घबराए सैंपल दे देता है तो मियान मियन उसे देखकर कहती है कि वो उससे थोड़ा ज़्यादा बहादुर है। कुछ देर पहले तक उसे स्कैमर कहा जा रहा था, लेकिन वो किसी से लड़ने या ज़्यादा सफाई देने के बजाय लिंचुआन के दर्द की चिंता कर रही है। टेस्ट की जरूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अब सभी को रिजल्ट का इंतजार करना है। रात होने पर हाउस स्टाफ मियान मियन को सोने के लिए ले जाने आता है, लेकिन सोने से पहले उसके मन में एक डर है। वो लिंचुआन से पूछती है कि क्या कल सुबह उठने पर भी वो इसी घर में रहेगी। लिंचुआन छोटा सा जवाब देता है कि हाँ, वो यहीं होगी। मियान मियन को फिर भी पूरी तसल्ली नहीं होती। वो उससे पूछती है कि क्या लिंचुआन अपनी बात पर कायम रहता है। उसके हाँ कहने पर भी बच्ची वही डर सीधे शब्दों में बताती है। सुबह आंख खुलने पर कहीं वो घर के बाहर दरवाजे के पास तो नहीं मिलेगी। लिंचुआन इस बार उसे साफ भरोसा देता है कि कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा। उसके इस जवाब के बाद मियान मियन को कम से कम इतना यकीन हो जाता है कि आज रात सोने के बाद अगली सुबह वो फिर अकेली सड़क पर नहीं होगी।
बेडरूम में पहुंचने के बाद भी मियान मियन बेड के बीच आराम से नहीं सोती। वो एक तरफ सिकुड़ कर लेटने की कोशिश करती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके कारण साफ शीट्स में रिंकल्स न पड़ जाएं। लिंचुआन कहता है कि शीट्स बदली जा सकती हैं, लेकिन मियान मियन माँ की बात दोहराती है कि दूसरे लोगों की चीज़ें बिना ज़रूरत नहीं छूनी चाहिए। लिंचुआन उसे समझाता है कि फ्यू परिवार किसी अनजान इंसान का घर नहीं है। थोड़ी देर बाद मियान मियन फिर उसे नाम लेकर बुलाती है और अगली सुबह सबसे छोटा फॉर्मूला कैन खरीदने की विनती करती है। वो कहती है कि वो बहुत थोड़ा पीती है। लिंचुआन सीधे कहता है कि वो बड़ा कैन खरीदेगा। इस पर मियान मियन गंभीर होकर पूछती है कि क्या उसके पास सच में पैसे हैं। लिंचुआन हाँ कहता है तो वो राहत की सांस लेकर उसे चेतावनी देती है कि फॉर्मूला खरीदने के लिए किसी हाई इंटरेस्ट लोन वाले से पैसे मत लेना। उसकी दुनिया में छोटा सा मिल्क पाउडर खरीदना भी इतना बड़ा खर्च है कि उसे डर है कहीं उसका पिता कर्ज में न फंस जाए। मियान मियन को सुलाने के बाद लिंचुआन उसके और वेनली के बारे में पूरी जानकारी निकलवाता है। उसके आदमी बताते हैं कि वेनली की डेथ रिकॉर्ड मिल गई है। रिकॉर्ड के अनुसार पिछले महीने की 27 तारीख को चेंगनान हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई थी। टेस्टिंग सेंटर डीएनए प्रोसेस तेज कर रहा है और फर्स्ट रिजल्ट अगली सुबह तक आ सकता है। लिंचुआन केवल डीएनए रिजल्ट पर रुकना नहीं चाहता। वो आदेश देता है कि पिछले 3 वर्षों में वेनलाई कहाँ रही, उसकी देखभाल किसने की, उसके खर्च किसने उठाए और मियान मियन कैसे पली, हर बात की दोबारा जांच की जाए। उसी समय पास खड़ी मियान मियन बातचीत सुन लेती है। वो तुरंत सफाई देती है कि वो छिपकर उनकी बातें नहीं सुन रही थीं। उसे केवल रेस्टरूम का रास्ता पूछना था। लिंचुआन खुद उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मियान मियन पहले गलत दिशा में बढ़ती है तो उसे दूसरी तरफ जाने को कहा जाता है। अगली रिपोर्ट में एसटीआर रिजल्ट फ्यू लिंचुआन और मियान मियन के बीच बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को 99.99% से अधिक सपोर्ट करता है। परिवार के लिए ये बहुत बड़ा प्रमाण है, लेकिन लिंचुआन तुरंत फाइनल डिसीजन नहीं लेता। उसे बताया जाता है कि ये केवल फर्स्ट वर्जन रिजल्ट है और जल्दी में बनाई गई रिपोर्ट को सावधानी से देखना चाहिए। लिंचुआन रिपोर्ट के फॉर्मेट और ऑफिशियल सील में गड़बड़ी पकड़ लेता है। वो सवाल करता है कि 3 साल पहले मेडिकल प्रोग्राम के साथ इस्तेमाल हुआ फॉर्मेट आज की रिपोर्ट में कैसे आ गया। टेस्टिंग सेंटर अपना ऑफिशियल सील 2 साल पहले बदल चुका था, लेकिन इस रिपोर्ट पर पुराने स्टाइल वाला सील दोबारा लगाया गया है। इसका मतलब रिजल्ट सच हो सकता है, मगर रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। इसलिए लिंचुआन दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी से रीटेस्ट कराने की व्यवस्था कर चुका है। वो मियान मियन को अपनी बेटी मानने से भाग नहीं रहा, लेकिन इस बार किसी को गलत एविडेंस इस्तेमाल करके सिचुएशन कंट्रोल भी नहीं करने देना चाहता। इसी बीच लिंचुआन मियान मियन को एक स्नैक छिपा कर रखते देख लेता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। मियान मियन तुरंत कहती है कि उसने इसे चोरी नहीं किया, घर के एक अंकल ने उसे खाने के लिए दिया था। लिंचुआन पूछता है कि दिया गया है तो वो खा क्यों नहीं रही। मियान मियन कहती है कि उसे डर है कि थोड़ी देर बाद उसके लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो स्नैक बचाकर रख रही है। लिंचुआन उससे केवल एक शब्द कहता है, खाओ, लेकिन बच्ची पहले अपने अगले दिनों की सुरक्षा जानना चाहती है। वो पूछती है, क्या कल भी उसे खाना मिलेगा। लिंचुआन कहता है, मिलेगा। फिर वो पूछती है, परसों भी। वो दोबारा हाँ कहता है। मियान मियन उसके बाद वाले दिन के बारे में भी पूछती है। लिंचुआन उसे भरोसा देता है कि हर दिन खाना मिलेगा, तभी वो स्नैक खाने के लिए तैयार होती है। उसके लिए ये सिर्फ एक छोटी खाने की चीज़ नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि उसे अगला मील कब मिलेगा। इसे लेकर अब रोज़ डरना नहीं पड़ेगा। परिवार का एक सदस्य लिंचुआन से कहता है कि बाकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, लेकिन उसे पहले बच्ची की देखभाल करना सीखना चाहिए। ओल्ड मास्टर ने उसी दोपहर मियान मियन के लिए छोटा फैमिली रिकॉग्निशन बैंक्वेट रखने का फैसला किया है। फाइनल टेस्ट रिजल्ट अभी नहीं आया, फिर भी उनका डिसीजन है कि बच्ची पहले घर में रहेगी। साथ ही ये पता लगाया जाएगा कि डीएनए रिपोर्ट और वेनली के पुराने रिकॉर्ड्स में किसने छेड़छाड़ की। मियान मियन बैंक्वेट की बात पूरी तरह नहीं समझती। वो केवल पूछती है कि वहाँ खाना मिलेगा या नहीं। जवाब हाँ मिलता है तो वो खुशी से जाने को तैयार हो जाती है। लिंचुआन उसे समझाता है कि इस घर में रहने के लिए उसे हर फैसला केवल खाने के आधार पर करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान केवल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, खाना खाकर ही जीता है। इसके बाद लिंचुआन बच्चों की स्लीपर्स, कपड़े, टूथब्रश और टेबलवेयर खरीदने का आदेश देता है। मजाक में बैंक कार्ड की बात आती है तो मियान मियन पूछती है कि बैंक कार्ड क्या होता है। उसे बताया जाता है कि उससे बेबी फॉर्मूला खरीदा जा सकता है। वो तुरंत जानना चाहती है कि क्या उससे उसके रैबिट के लिए कैरेट्स भी खरीदे जा सकते हैं। वो बताती है कि पहले उसका रैबिट कैरेट्स खाता था, लेकिन माँ के पैसे खत्म होने के बाद उसने कैरेट्स खाना बंद कर दिया। नए कपड़े पहनते समय भी मियान मियन पूछती है कि क्या उन्हें लौटाना पड़ेगा और डैमेज होने पर पैसे देने होंगे। लिंचुआन साफ कहता है कि उसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देना है। मियान मियन उसकी बात मानकर कहती है कि फिर वो पैसे नहीं देगी। फैमिली बैंकेट के लिए मियान मियन को नए कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है। वो सबसे पहले लिंचुआन से पूछती है कि कहीं उसके बाल बिखरे हुए तो नहीं हैं।
हैं। उसे डर है कि खराब हेयर स्टाइल के साथ बाहर जाना इम्पोलाइट माना जाएगा। उसके आउटफिट पर छोटे रैबिट ईयर्स लगे हुए हैं। लिंचुआन उनका ध्यान दिलाता है तो मियान मियान पूरे विश्वास से कहती है कि बन्नी को भी सुंदर दिखना चाहिए। वो केवल इस वजह से अच्छा नहीं दिखना चाहती कि सामने बड़े लोग और मेहमान होंगे। उसके लिए उसका रैबिट भी उसकी तरह फैमिली का हिस्सा है और उसे भी ठीक से तैयार होना चाहिए। लिंचुआन उसके बाल और आउटफिट ठीक कर देता है। मियान मियान खुश होकर उसे डैड बुलाती है और धन्यवाद देती है। धीरे धीरे वो फ्यू लिंचुआन से डैड पर लौट रही है क्योंकि लिंचुआन ने उसे घर में रहने, खाना मिलने और बाहर न निकाले जाने का भरोसा दिया है। बैंक्वेट में पहुंचते ही एक लड़की मियान मियान से मीठी आवाज़ में कहती है कि वो आज बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसकी तारीफ ज़्यादा देर नहीं टिकती। वो मियान मियान को याद दिलाती है कि उसने पहले कभी ऐसा बैंक्वेट नहीं देखा होगा, इसलिए बिना अनुमति कोई चीज़ न छुए। खासकर वहाँ रखे कप्स बहुत महंगे हैं और टूट गए तो मियान मियान उनकी कीमत नहीं चुका पाएगी। मियान मियान डर कर कहती है कि वो बहुत धीरे बोलेगी और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। आसपास खड़े गेस्ट वेनली के बारे में बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वो 3 साल पहले फ्यू परिवार के 5 मिलियन लेकर चली गई थी और अब ठीक फैमिली फंड लिस्ट अनाउंस होने के समय बच्ची को वापस भेज दिया गया। उन्हें ये टाइमिंग बहुत सस्पिशियस लगती है। दूसरी लड़की मियान मियान से कहती है कि डिजर्ट टेबल पर बहुत सारे छोटे केक्स और मकारोन्स रखे हैं, लेकिन मियान मियान वहाँ जाने के बजाय फ्यू लिंचुआन को ढूंढना चाहती है। उसे बताया जाता है कि आज बहुत गेस्ट हैं और लिंचुआन उन्हें अटेंड करने में बिजी है, इसलिए उसे समझदार बनकर कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करनी चाहिए। मियान मियान कहती है कि उसकी माँ ने भीड़ वाली जगह पर एडल्ट्स के पास रहने को कहा था, वरना बच्चा खो सकता है। उसकी हर बात पर माँ का नाम सुनकर सामने वाली लड़की ताना मारती है कि उसकी माँ ने उसे काफी कुछ सिखाया है। मियान मियान उसकी बात का गलत मतलब नहीं समझती और चुपचाप लिंचुआन को ढूंढती रहती है। अचानक बैंक्वेट हॉल की बड़ी स्क्रीन पर कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाई देने लगते हैं। स्टाफ घबराकर पूछता है कि ये किसने स्क्रीन पर लगाया और इसे जल्दी बंद करने को कहता है, लेकिन तब तक वहाँ मौजूद लोग रिकॉर्ड पढ़ चुके होते हैं। एक लड़की मियान मियान को बताती है कि स्क्रीन पर साफ लिखा है कि उसकी माँ को फ्यू परिवार से 5 मिलियन मिले थे। मियान मियान तुरंत कहती है कि उसकी माँ ने कोई पैसा नहीं लिया। लड़की उसका मजाक बनाते हुए पूछती है कि क्या उसे पढ़ना भी नहीं आता। डरी हुई मियान मियान लिंचुआन को डैड बुलाती है। लिंचुआन उसके पास आकर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। परिवार का एक बड़ा सदस्य ओल्ड मास्टर के सामने कहता है कि आज इन बातों का जिक्र करना सही नहीं था, लेकिन जब जानकारी सामने आ ही गई है तो सच्चाई छिपाई भी नहीं जा सकती। उसके अनुसार वेन लाइफू परिवार का पैसा लेकर गई थी और अब अचानक बच्ची का लौटना सस्पिशियस है। कोई नहीं जानता कि मियान मियान को किसने क्या सिखाकर भेजा है। बाहर के लोग उसे लिंचुआन की इलेजिटिमेट डॉटर कहेंगे और इससे फ्यू परिवार की रेपुटेशन खराब होगी। मियान मियान ये नया शब्द सुनकर पूछती है कि इलेजिटिमेट डॉटर क्या होती है। लिंचुआन कहता है कि ये ऐसा शब्द नहीं जिसे उसे जानने की ज़रूरत है। इस बहस के बीच मियान मियान का पुराना रैबिट टॉय किसी से टकराकर फट जाता है। वो तुरंत टॉय से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लिंचुआन उसे रुकने को कहकर रैबिट की जांच करता है। उसके अंदर से एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर निकलता है। पूछने पर मियान मियान बताती है कि उसकी माँ ने खुद इसे रैबिट के पेट में सिल कर रखा था और कहा था कि रैबिट कभी खोना नहीं चाहिए। परिवार का एक सदस्य रिकॉर्डर को बेकार बताते हुए कहता है कि ये केवल पुरानी रैंडम रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, इससे कोई बात साबित नहीं होती और इसका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए किया जा सकता है। तभी रिकॉर्डर में वेनली की आवाज़ सुनाई देती है। वो मियान मियान से कह रही है कि अगर फू परिवार का कोई व्यक्ति उस पर पैसे लेने का आरोप लगाए तो रैबिट फू विन्य को दे देना। वो बार बार समझाती है कि रिकॉर्डर किसी और को नहीं देना, केवल फू विन्य तक पहुंचाना है। वेनली की आवाज़ सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। जिस रैबिट को अभी तक पुराना और गंदा टॉय माना जा रहा था, उसके अंदर 3 साल पुरानी ऐसी रिकॉर्डिंग छिपी थी जिसे वेनली ने किसी खास स्थिति के लिए बचा कर रखा था। रिकॉर्डिंग सुनते ही ओल्ड मास्टर आदेश देते हैं कि आज बैंक्वेट में आया कोई व्यक्ति घर छोड़कर नहीं जाएगा। एक सदस्य उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सभी गेस्ट अपने फैमिली के लोग हैं। किसी को रोका गया तो बाहर गलत खबर जाएगी कि फ्यू परिवार में कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि अगर सभी फैमिली हैं तो उन्हें पूरी बात सुननी चाहिए। इससे पता चलेगा कि फ्यू परिवार की रेपुटेशन खराब करने के पीछे कौन है। मियान मियान रिकॉर्डर की ओर देखकर पूछती है कि क्या इसमें उसकी माँ को दोबारा बोलते हुए सुना जा सकता है। उसे बताया जाता है कि आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन बहुत सावधानी से। वो विनती करती है कि रिकॉर्डर को धीरे हैंडल किया जाए। फूवी ने पहले ओरिजिनल फाइल सील करने को कहता है ताकि कोई बाद में एडिटिंग या फाइल बदलने का आरोप न लगा सके। एक रिश्तेदार इसी बात का फ़ायदा उठाकर कहता है कि अगर ऑडियो एडिट हो सकती है तो इसे एविडेंस नहीं माना जा सकता। फूवी ने स्पष्ट करता है कि इसी वजह से वॉइस प्रिंट एनालिसिस, एडिटिंग, ट्रेस डिटेक्शन और स्टोरेज चिप की रीडिंग कराई जाएगी। बैंक्वेट हॉल की सर्विलेंस, स्क्रीन मिररिंग वाला कंप्यूटर और ऑडियो इक्विपमेंट सब सील कर दिए जाते
जाते हैं। किसी को कोई फाइल डिलीट करने की अनुमति नहीं है। वहाँ मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन्स टेम्परेरीली रजिस्टर करने का आदेश दिया जाता है। एक सदस्य नाराज होकर पूछता है कि क्या फ्यू विन ने उन्हें प्रिजनर समझ रहा है। वो कहता है कि अगर ये केवल मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फ़ोन रजिस्ट्रेशन से किसी को नुकसान नहीं होगा। जब कोई प्रोसेस रोकने की कोशिश करता है, फ्यू विन ने साफ कहता है कि अब पूरी प्रोसीजर उसके कंट्रोल में होगी। जिसे आपत्ति है वो लॉयर बुलाकर प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो कर सकता है। इसी बीच रिकॉर्डर से वेन ली की डरी हुई आवाज़ आती है। वो छोटी मियान मियन को शांत कर रही है और कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं, माँ उसके साथ है। फिर वो उसे ग्रैंडपा यानी ओल्ड मास्टर के पास पहुंचने की बात कहती है। इस रिकॉर्डिंग से साफ है कि वेन ली ने मुश्किल समय में अपनी बच्ची के लिए फ्यू परिवार के अंदर ही किसी सुरक्षित व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता बनाया था। इन्वेस्टिगेशन के तनाव के बीच मियान मियन के लिए बच्चों की नई शूज लाई जाती हैं। वो उन्हें पहनते ही खुशी से कहती है कि ये बहुत कंफर्टेबल हैं। लिंचवान स्टाफ को अगली पैर और सॉफ्ट लेने तथा सोल्स मोटी रखने को कहता है ताकि उसके पैरों में रगड़ न लगे। मियान मियन तुरंत अधिक शूज खरीदने से मना कर देती है। उसे लगता है कि दूसरी पैर पर पैसे खर्च करना वेस्ट होगा। स्टाफ उसे समझाता है कि फ्यू परिवार 2 पेयर शूज खरीदने जितना खर्च आसानी से उठा सकता है। मियान मियन इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। वो लिंचवान की तरफ देखकर फिर वही जरूरी शर्त रखती है कि शूज के लिए हाई इंटरेस्ट लोन नहीं लेना है। लिंचवान उसे भरोसा देता है कि वो ऐसा कोई लोन नहीं लेगा। रिकॉर्डर की जांच आगे बढ़ते ही वेन ली की वही इंस्ट्रक्शन दोबारा सुनी जाती है। रैबिट केवल फ्यू वेने को देना है, किसी और को नहीं। इसके बाद फ्यू वेने बताता है कि उसने 3 साल पुराने कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। वेन ली ने फू परिवार छोड़ने से पिछली रात उसे एक मैसेज भेजा था। ये सुनकर उससे पूछा जाता है कि उसने पहले इस मैसेज का जिक्र क्यों नहीं किया। फू विन ने कहता है कि उसे वेन ली का कोई मैसेज मिला ही नहीं था, लेकिन कैरियर रिकॉर्ड्स गलत होने की बात उठते ही वो अपने क्लाउड अकाउंट का बैकअप सामने रखता है। रिकॉर्ड में दिखाई देता है कि उसी रात 11:46 पर किसी ने उसके क्लाउड अकाउंट में लॉगिन किया था। ठीक 11:47 पर वेन ली का मैसेज डिलीट कर दिया गया। लॉगिन एड्रेस फू परिवार के ओल्ड हाउस का इंटरनल नेटवर्क था। आरोपी पक्ष तुरंत कहता है कि उस घर के नेटवर्क से मेड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, गेस्ट्स और फैमिली मेंबर्स कोई भी जुड़ा हो सकता था। केवल इंटरनल नेटवर्क एड्रेस के आधार पर किसी फैमिली मेंबर को दोषी नहीं माना जा सकता। फू वीनी भी सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाता। वो सभी डिवाइसेस की जांच करने को कहता है, खासकर उस रात ओल्ड हाउस में इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस और दूसरे फ्लोर के स्टडी के आसपास इस्तेमाल हुए इक्विपमेंट का रिकॉर्ड चाहिए। मियान मियन उनकी बातें सुनकर फ्यू वीने से पूछती है कि अगर उसकी माँ ने सच में उसे कांटेक्ट किया था तो वो उसके पास क्यों नहीं आया। इस सवाल का उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैसेज उस तक पहुंचने से पहले ही डिलीट कर दिया गया था। लिंचवान आदेश देता है कि इन्वेस्टिगेशन केवल उस एक रात तक सीमित नहीं रहेगी। 3 साल पहले जिस दिन वेन ली पहली बार फ्यू परिवार के घर आई थी, उसी दिन से हर विजिटर, सर्वेंट, ट्रांसफर और इंटरनल नेटवर्क रिकॉर्ड देखा जाएगा। थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन मिलती है कि 11:46 पर मैसेज डिलीट करने वाला डिवाइस ओल्ड हाउस के दूसरे फ्लोर के स्टडी से कनेक्टेड था। डिवाइस एक महिला फैमिली मेंबर के नाम पर रजिस्टर्ड था। उसका नाम सामने आते ही वो सफाई देने लगती है कि 3 साल पहले उस स्टडी में कोई भी आ सकता था। उस समय उसने केवल टेम्पररी अकाउंट संभाले थे। कंप्यूटर को मेड्स और असिस्टेंट्स ने भी छुआ होगा। फू वेन ने शांति से कहता है कि उसने अभी उसे गिल्टी नहीं कहा। उसने केवल इतना बताया है कि डिवाइस उसके नाम पर रजिस्टर्ड था। परिवार के दूसरे लोग फिर रेपुटेशन का मुद्दा उठाते हैं। वे कहते हैं कि मामला ज़्यादा अगली हुआ तो बाहर पूरे फ्यू परिवार की बदनामी होगी। ओल्ड मास्टर इस बात से सहमत नहीं होते। वे साफ कहते हैं कि वेन लाई भी फैमिली थी। उसकी सच्चाई दबाकर बाकी परिवार की रेपुटेशन बचाने का कोई अर्थ नहीं है। ये सुनकर मियान मियन पूछती है कि क्या उसकी माँ पहले भी फ्यू परिवार के घर आई थी। उसकी माँ तो हमेशा कहती थी कि वो यहाँ कभी नहीं आई। ये नया सवाल विजिटर रिकॉर्ड्स की ज़रूरत और बढ़ा देता है। ओल्ड मास्टर तुरंत 3 साल पहले अगस्त का पेपर विजिटर बुक निकलवाने को कहते हैं। हाउसकीपर बताता है कि वो पुराना रजिस्टर आर्काइव्स में रखा है और वो अभी जाकर ले आएगा। लेकिन ओल्ड मास्टर किसी और के बताए रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे उसे खुद देखने के लिए चल पड़ते हैं। परिवार के लोग उन्हें रोककर कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है और उनकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। हाउसकीपर को भेज देना काफ़ी होगा। ओल्ड मास्टर नाराज़ होकर कहते हैं कि वे अभी मरे नहीं हैं और खुद चल सकते हैं। उनकी बात सुनकर मियान मियन गंभीर हो जाती है। वो जानती है कि ग्रैंडपा उसकी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह रहे थे, फिर भी वो उनसे मरने वाला शब्द न बोलने की विनती करती है। मियान मियन कहती है कि उसे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। ओल्ड मास्टर उसकी बात सुनते ही अपना कठोर अंदाज छोड़ देते हैं। वो उसे भरोसा देते हैं कि ठीक है, वे आगे ऐसा नहीं कहेंगे। इसके बाद वे विजिटर बुक खुद देखने जाते हैं ताकि किसी के पास पुराने रिकॉर्ड्स बदलने या बात घुमाने का
का मौका न रहे। दूसरी तरफ लिंचुआन मियान मियन के फटे रैबिट टॉय को खुद सिलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके हाथों में नीडल देखकर मियान मियन को अपने टॉय की चिंता होने लगती है। वो प्यार से डैड को सलाह देती है कि पहले दूसरे आसान सोइंग स्टेप्स पर प्रैक्टिस कर ले। उसका रैबिट अभी छोटा है और वो लिंचुआन की प्रैक्टिस में होने वाली गलती सहने की हालत में नहीं है। मियान मियन की बात सुनकर लिंचुआन रैबिट पर एक्सपेरिमेंट करने का विचार छोड़ देता है। वो कहता है कि हाउसकीपर से इसे ठीक से सिलवा दिया जाएगा। ये सुनकर मियान मियन राहत महसूस करती है और तुरंत उसे धन्यवाद देती है। ओल्ड मास्टर विजिटर बुक लेकर वापस आते हैं। रिकॉर्ड सामने आने पर एक महिला फैमिली मेंबर सफाई देती है कि 3 साल पहले ओल्ड मास्टर ने उसे अकाउंट्स का काम सौंपा था और उसने वेन लाई को केवल तय प्रोटोकॉल के अनुसार रिसीव किया था। विजिटर बुक के अनुसार वेन लाई रात 11:58 तक ओल्ड हाउस में मौजूद थी। महिला दावा करती है कि वेनली उस समय बहुत खराब मूड में थी और बार बार कहने के बाद भी घर से जाने को तैयार नहीं हुई। वो उसे जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकती थी क्योंकि बाहर खबर जाती तो फ्यू परिवार की बदनामी होती। जब पूछा जाता है कि वेनली वहाँ क्यों रुकना चाहती थी तो जवाब मिलता है कि वो लिंचुआन से मिलना चाहती थी, मगर लिंचुआन उस समय विदेश में था और वेनली उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो ओल्ड हाउस में ही बैठी रही। यह सुनकर मियान मियन तुरंत अपनी माँ का बचाव करती है। वो कहती है कि उसकी माँ आलसी या शेमलेस नहीं थी। माँ ने उसे सिखाया था कि किसी दूसरे के घर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए और उधार ली अम्ब्रेला भी वापस करनी चाहिए। ऐसी माँ किसी के घर जबरदस्ती नहीं बैठ सकती। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि किसी एक इंसान की कहानी सुनकर फैसला नहीं होगा। अगर सच में जांच करनी है तो केवल वेनली की नहीं, उस रात वहां मौजूद हर व्यक्ति की जांच होगी। मियान मियन की बात और विजिटर रिकॉर्ड दोनों ये दिखा रहे हैं कि 3 साल पहले कही गई कहानी पूरी नहीं थी। जांच का अगला हिस्सा उस 5 मिलियन की रकम पर आता है जिसे वेनली के खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण बनाया गया था। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि अगली सुबह सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन की पूरी तहकीकात की जाए, लेकिन फ्यूवेन ये बताता है कि उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट से अंडरलाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले ही निकलवा लिया है और रिपोर्ट उसके फोन पर आ चुकी है। रिकॉर्ड्स के अनुसार 5 मिलियन सच में फ्यू फैमिली फाउंडेशन से जुड़े अकाउंट से निकले थे। रकम वेनली के नाम पर रजिस्टर्ड अकाउंट में गई, लेकिन वो अकाउंट की एक्चुअल कंट्रोलर नहीं थी। पैसा पहुंचने के केवल 3 मिनट बाद उसे 4 अलग ट्रांसफर्स में बांट दिया गया। उनमें से 3 ट्रांसफर्स उन कंपनीज के अकाउंट्स में गए जो एक फ्यू फैमिली मेंबर से जुड़ी थीं। आखिरी रकम जाओ फैमिली के शेल अकाउंट में गई। आरोपी महिला घबराकर इसे झूठ और फ्रेम अप बताती है, लेकिन उसके सामने बैंक स्टेटमेंट्स, कंपनीज के टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बदलने के रिकॉर्ड्स रख दिए जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट से केवल ये साबित नहीं होता कि वेनली ने पैसा नहीं रखा, बल्कि ये भी दिखता है कि उसके नाम वाले अकाउंट को केवल टेम्पररी ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया था। 5 मिलियन उसके पास रहने के बजाय कुछ ही मिनटों में दूसरे लोगों के कंट्रोल वाले अकाउंट्स तक पहुंचा दिए गए थे। इतनी कड़वी बातें सुनकर मियान मियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बच्चा उसे केक देकर चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे ताना मारता है कि उन्हें किसी की दी हुई चीज नहीं चाहिए। मियान मियन रोते हुए भी अपने कारण गंदी हुई जगह साफ करने लगती है। लिंचुआन उसका हाथ रोककर कहता है कि इसे साफ करना उसका काम नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी गलती साफ करनी चाहिए वो मियान मियन नहीं है। ओल्ड मास्टर इसके बाद अपना डिसीजन सुनाते हैं। अगले दिन से सेकंड फैमिली ब्रांच की फैमिली ट्रस्ट में पार्टिसिपेशन सस्पेंड कर दी जाएगी। आरोपी पक्ष घबराकर उन्हें डैड बुलाता है और डिसीजन बदलने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मास्टर साफ कहते हैं कि उन्होंने पॉज कहा है, इस पर डिस्कशन नहीं मांगा। इसका मतलब फिलहाल उस ब्रांच को फैमिली ट्रस्ट से मिलने वाले अधिकार रोक दिए जाएंगे। मियान मियन को नीचा दिखाकर और वेनली पर आरोप लगाकर जिन लोगों ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स छिपाए थे उनके खिलाफ पहली ठोस कार्रवाई हो जाती है। रात को मियान मियन अपने ठीक किए गए रैबिट को देखकर खुश होती है। लिंचुआन उससे पूछता है कि अब रैबिट को दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहती है कि अब बिल्कुल दर्द नहीं है। सोने से पहले मियान मियन अचानक डैड से पूछती है कि क्या उसे गाना आता है, फिर खुद ही उसे दिलासा देती है कि अगर गाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी माँ को भी कभी कभी कुछ नहीं आता था। लिंचुआन पूछता है कि उसकी माँ कौन सा गाना गाती थी। मियान मियन उसे लिटिल बनी बी गुड वाली ललाबाई बताती है। लिंचुआन गाने की कोशिश करता है, तभी फ्यूविन ने खांसते हुए वहां आ जाता है और बहाना बनाता है कि वो केवल रास्ते से गुजर रहा था। लिंचुआन भी कहता है कि वो भी पासिंग बाय है। दोनों को देखकर मियान मियन कहती है कि अगर वे उसके रूम के पास से गुजर ही रहे हैं तो थोड़ा धीरे गाते हुए गुजरें। इसके बाद दोनों धीमी आवाज में वही बनी सॉन्ग गाने लगते हैं। मियान मियन अपने रैबिट को पकड़कर उनकी आवाज सुनती है। उसकी माँ अब उसके पास नहीं है, लेकिन माँ की ललाबाई उसी फ्यू परिवार के घर में दोबारा गूंज रही है जहाँ पहुँचने के लिए वेन लाई ने उसे आखिरी निर्देश दिया था।
मियान मियान के सो जाने के बाद परिवार के बड़े सदस्य धीमी आवाज में पुराने मामले पर बात करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति याद करता है कि वेन लाई ने 3 साल पहले साफ कहा था, केवल मेरी जांच मत करना। वेन लाई की इस चेतावनी से शक होता है कि वो अपने अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका की ओर भी इशारा कर रही थी। सामने वाला पूछता है कि इतनी साफ वार्निंग मिलने के बावजूद तब पूरी जांच क्यों नहीं की गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद गलती स्वीकार की जाती है। वे मानते हैं कि अगर उसी समय वेनली की बात सुनकर बाकी लोगों की भी जांच की होती तो शायद मामला 3 साल तक दबा नहीं रहता। बातचीत की आवाज़ थोड़ी ऊंची होने लगती है तो उन्हें याद दिलाया जाता है कि बच्ची अभी अभी सोई है। सभी अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं। अगली सुबह मियान मियान को तैयार करते समय उसके हेयर स्टाइल पर छोटी सी उलझन शुरू हो जाती है। उससे पूछा जाता है कि आज कौन सा स्टाइल बनाया जाए। जवाब मिलता है कि कोई भी ठीक है, लेकिन मियान मियान कोई भी का अर्थ नहीं समझती। उसे बताया जाता है कि इसका मतलब किसी चॉइस की वजह से उसके खाने के पैसे नहीं काटे जाएंगे। पास खड़ा दूसरा व्यक्ति समझाता है कि मियान मियान हर बात को खाने से जोड़ रही है। बाल ठीक से न बन पाने पर वो लिंचुआन को परेशान न होने की सलाह देती है। वो कहती है कि अगर हेयर स्टाइल खराब हुआ तो वो हट पहन लेगी। ब्रेकफास्ट टेबल पर स्टाफ उसके लिए मिल्क लाता है और कहता है कि हाउसकीपर ने अधिक बॉटल्स खरीद ली थीं। मियान मियान ग्रैंडपा के स्टीम्ड एग कस्टर्ड को देखकर थैंक यू कहना चाहती है, लेकिन उसे खाते समय बात न करने को कहा जाता है। वो मासूमियत से पूछती है कि क्या केवल ग्रैंडपा को धन्यवाद कह सकती है। अनुमति मिलने पर वो तुरंत उन्हें थैंक यू बोलती है। उसकी इस सीधी बात से टेबल पर मौजूद लोग अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश करते हैं और कोई कार गर्म करने का बहाना बनाकर वहां से उठ जाता है। इसके बाद लिंचुआन मियान मियान को किंडरगार्टन लेकर पहुंचता है। टीचर उसका नाम पूछकर वार्मली वेलकम करती है और लिंचुआन की तरफ देखकर पूछती है कि क्या वो बच्ची का फादर है। मियान मियान बीच में कहती है कि नहीं, ये तो एक छोटा सपलिंग है। फिर अपने अंदाज में समझाती है कि वो थोड़ा कोल्ड है लेकिन बुरा नहीं है। टीचर उसकी बात सुनकर लिंचुआन की तरफ देखकर कहती है कि बच्ची ने उसकी तारीफ ही की है। मियान मियान भी उसे थैंक यू कह देती है। टीचर पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी इंटेंशन फॉर्म देती है और बताती है कि पेरेंट्स को कम से कम एक एक्टिविटी सजेशन भरना ज़रूरी है। इसका उद्देश्य बच्चे को किंडरगार्टन में एडजस्ट होने में मदद करना है। मियान मियान लिंचुआन से पूछती है कि क्या उसे क्राफ्ट्स बनाना आता है। वो मना कर देता है। वो स्टोरी टेलिंग के बारे में पूछती है। लिंचुआन उससे भी मना करता है। आखिर रनिंग का ऑप्शन सामने आता है और लिंचुआन कहता है कि दौड़ना उसे आता है। मियान मियान तुरंत फैसला कर लेती है कि फिर वे रनिंग एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। किंडरगार्टन में जाने से पहले वो एक बार फिर लिंचुआन को अंकल बुलाकर पूछती है कि क्या वो दोपहर में उसे लेने आएगा। उसे डर है कि कहीं वो अपनी बात भूल न जाए। लिंचुआन भरोसा देता है कि वो नहीं भूलेगा। मियान मियान उसी वादे के साथ स्कूल के अंदर जाती है। किंडरगार्टन में एक बच्चा मियान मियान के पास आकर कहता है कि उसके डैड ने बताया है कि वो फ्यू परिवार की बच्ची है, लेकिन उसने मियान मियान को पहले कभी फ्यू परिवार के साथ नहीं देखा। इसलिए वो पूछता है कि आखिर वो अचानक कहाँ से आ गई। मियान मियान बिना नाराज हुए साफ जवाब देती है कि वो हाल ही में फ्यू फैमिली हाउस में रहने के लिए वापस आई है। वो अपनी माँ, पुराने घर या फैमिली डिस्प्यूट की कोई लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। उसके लिए बात इतनी ही है कि पहले वो अपनी माँ के साथ रहती थी और अब फ्यू परिवार के घर रहने आई है। लेकिन दूसरे बच्चों के लिए उसका अचानक सामने आना नई गॉसिप बन चुका है, क्योंकि उनके पेरेंट्स घर पर फ्यू परिवार और मियान मियान की आइडेंटिटी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। दोपहर में लिंचुआन मियान मियान को लेने आता है और उसके चेहरे की उदासी देखकर तुरंत पूछता है कि उसे किसने परेशान किया। मियान मियान पहले कहती है कि किसी ने उसे बुली नहीं किया, मगर थोड़ी देर बाद सच बता देती है कि आज किंडरगार्टन में उसका एक भी दोस्त नहीं बना। वो पूछती है कि बाकी बच्चे उसे वाइल्ड चाइल्ड क्यों कहते हैं। उनकी बातों से उसे लगने लगा है कि एक वाइल्ड चाइल्ड को लिंचुआन की कार में बैठने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। लिंचुआन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता है कि क्या बच्ची को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि टीचर्स उस पर अधिक ध्यान दे सकते हैं, लेकिन लिंचुआन केवल वेग अश्योरेंस नहीं चाहता। वो उसी दिन आफ्टरनून नैप के बाद की क्लासरूम सर्विलेंस फुटेज मांगता है। एडमिनिस्ट्रेटर दूसरे बच्चों की प्राइवेसी का कारण देकर फुटेज दिखाने में असुविधा बताता है। लिंचुआन बहस करने के बजाय साफ कहता है कि फिर उसका लीगल डिपार्टमेंट ये प्रोसेस संभालेगा। मियान मियान ने भले ही किसी का नाम लेकर शिकायत नहीं की, लेकिन उसके वाइल्ड चाइल्ड कहे जाने को लिंचुआन अनदेखा करने वाला नहीं है। स्कूल के बाहर खड़े होने के दौरान चैरिटी इवेंट के लिए मटेरियल लेकर एक गाड़ी आती है। उसे देखते ही मियान मियान लिंचुआन से कहती है कि उसने ये कार पहले भी देखी है। वो याद करके बताती है कि फैमिली रिकॉग्निशन बैंक्वेट वाले दिन भी यही कार वहाँ मौजूद थी।
मियानमियन की बात सुनते ही लिंचुआन मामले को साधारण स्कूल बुलिंग की तरह नहीं देखता। वो सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स और क्लास से जुड़े सभी डेटा ट्रांसफर रिकॉर्ड्स निकलवाने का आदेश देता है। वो जानना चाहता है कि मियानमियन से संबंधित इन्फॉर्मेशन किंडरगार्टन से बाहर कैसे पहुंची। एडल्ट्स को इन्वेस्टिगेशन करते देखकर मियानमियन सोचती है कि शायद उसके किंडरगार्टन आने की वजह से लिंचुआन को लगातार प्रॉब्लम संभालनी पड़ रही हैं। वो पूछती है कि अगर वो किंडरगार्टन आना बंद कर दे तो क्या वो उसे परेशान करना भी बंद कर देगी। लिंचुआन समझाता है कि गलत काम मियानमियन ने नहीं किया, इसलिए स्कूल छोड़ने की जरूरत भी उसे नहीं है। मियानमियन फिर पूछती है कि क्या वो अगले दिन दोबारा किंडरगार्टन आ सकती है। लिंचुआन उसे आने की अनुमति देता है। एक स्टाफ मेंबर लिंचुआन की आइडेंटिटी पूछता है तो जवाब मिलता है कि वो फ्यू मियानमियन का ड्राइवर है। अगले दिन मियानमियन उसी बच्चे के पास जाती है जिसने उसे वाइल्ड चाइल्ड कहा था। नाराज होने या उससे लड़ने के बजाय वो उसे एक छोटा रैबिट स्टिकर देती है। वो बड़ी शांति से कहती है कि वो वाइल्ड चाइल्ड नहीं है, उसका नाम मियानमियन है, इसलिए भविष्य में उसे इसी नाम से बुलाया जाए। बच्चा स्टिकर को देखकर पूछता है कि ये उसके पास कहाँ से आया। मियानमियन बताती है कि ये स्टिकर्स उसकी माँ ने खरीदे थे। माँ कहती थी कि छोटा रैबिट अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है। पहले मियानमियन के पास ऐसे बहुत सारे स्टिकर्स थे, पूरी एक शीट। वेन ली ने उसे समझाया था कि जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो उसके पीछे एक रैबिट स्टिकर लगा देना चाहिए। मियानमियन की ये बात लिंचुआन तक पहुँचती है। वो तुरंत ओल्ड हाउस में वेन ली द्वारा छोड़े गए सभी पेपर्स की जांच कराने को कहता है। अब रैबिट स्टिकर्स केवल बच्ची की पसंद नहीं रहे, वे वेन ली के डॉक्यूमेंट्स की पहचान और उनमें हुई संभावित छेड़छाड़ पकड़ने का एक जरूरी तरीका बन चुके हैं। उसी समय एक आदमी घबराकर खबर देता है कि सिचुएशन और बड़ी हो गई है। मियानमियन के इलिजिटिमेट चाइल्ड होने की बात इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। ऑनलाइन कमेंट्स में लोग फ्यू परिवार की रेपुटेशन पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं कि अमीर परिवारों में इलिजिटिमेट डॉटर्स भी प्रॉपर्टी मांगने घर पहुंच जाती हैं। वहीं कुछ लोगों को इतनी छोटी बच्ची पर दया आ रही है। वे कह रहे हैं कि उसे कम उम्र में ही वेल्दी फैमिली पावर स्ट्रगल के बीच खींच लिया गया है। दूसरे कमेंट्स में आरोप लगाया जा रहा है कि कोई बच्ची को 3 साल बाद रिकॉर्डर लेकर फ्यू परिवार के घर भेजकर प्रॉपर्टी मांग रहा है। मियानमियन अपनी तस्वीरें और उनके नीचे लिखी बातें देखकर लिंचुआन से पूछती है कि इतने लोग उसकी फोटोज क्यों ले रहे हैं। लिंचुआन उसे समझाता है कि कुछ एडल्ट्स ने गलत काम किया है और अब अपनी गलती का दोष उसके ऊपर डालना चाहते हैं। मियानमियन पूरी बात अपने छोटे से अंदाज में समझने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि अगर उन्होंने अपनी गलती उसकी तरफ धकेली है तो क्या वो उसे वापस उनकी तरफ पुश कर सकती है। लिंचुआन कहता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकती है। इसके बाद वो मियानमियन से कहता है कि बाकी मामला वो संभालेगा। अब फ्यू परिवार को प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के साथ पब्लिक एक्यूजेशंस का जवाब भी देना है। प्रेस के सामने जाने की तैयारी होते समय मियानमियन घबराई हुई है। पास खड़ी एक महिला अपनी बच्ची को चुप रहने के लिए कहती है। लिंचुआन मियानमियन की हालत देखकर उसे साफ ऑप्शन देता है कि अगर वो बाहर नहीं जाना चाहती तो उस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन मियानमियन अपनी माँ की सीख याद करके कहती है कि जब उसे सामने आकर बात करने के लिए बुलाया गया है तो उसे जाना चाहिए। लिंचुआन उसे भरोसा देता है कि वो सिचुएशन हैंडल कर लेगा। फिर भी वो जानना चाहता है कि मियानमियन डर रही है या नहीं। बच्ची बिना झूठ बोले स्वीकार करती है कि उसे डर लग रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि वो लिंचुआन के पास थोड़ा और करीब खड़ी हो सकती है। लिंचुआन उसे अपने ठीक बगल में खड़े होने को कहता है। मियानमियन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग नहीं समझती। उसे केवल इतना पता है कि उसकी माँ को पैसे लेने वाला और उसे इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा जा रहा है, इसलिए डर के बावजूद वो लिंचुआन का साथ छोड़कर छिपना नहीं चाहती। वो उसके पास खड़ी होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रेस के सामने पहुंचते ही रिपोर्टर्स एक साथ सवाल करने लगते हैं। वे पूछते हैं कि क्या ये बच्ची प्रेसिडेंट फ्यू की शादी के बाहर पैदा हुई बेटी है। क्या उसकी माँ वेन ली 3 साल पहले फ्यू परिवार से 5 मिलियन लेकर चली गई थी, और अब फ्यू परिवार द्वारा बच्ची को स्वीकार करने से क्या फैमिली ट्रस्ट तथा इनहेरिटेंस राइट्स बदलने वाले हैं। लिंचुआन सबसे पहले साफ शब्दों में कहता है कि फ्यू मियानमियन उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। दूसरी बात, वेन ली ने फ्यू परिवार से एक भी पैसा नहीं लिया था। तीसरी बात, 3 साल पहले बनाए गए फेक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और उसके हेल्प मैसेज को डिलीट करने के मामले में फ्यू परिवार पुलिस को रिपोर्ट कर चुका है। लिंचुआन की घोषणा सुनकर कुछ लोग घबरा जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि लिंचुआन को पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली। लिंचुआन रिपोर्टर्स के सामने फाइनेंशियल ट्रेल दिखाता है। 5 मिलियन फू फैमिली ट्रस्ट से निकले जरूर थे, लेकिन वेन ली के नाम वाला अकाउंट केवल ट्रांजिट पॉइंट था। पैसा पहुंचने के 3 मिनट में उसे अलग अलग अकाउंट्स में बांट दिया गया था। इसके बाद वो 3 साल पहले ओल्ड हाउस के इंटरनल नेटवर्क लॉगिन रिकॉर्ड्स दिखाता है। वेन ली ने फू विन्ने को मदद के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन केवल 4 मिनट के अंदर उसे डिलीट कर दिया गया। मैसेज हटाने वाला डिवाइस 2nd फ्लोर के वेस्ट साइड स्टडी में रजिस्टर्ड था और उस समय वो स्टडी जाओमन इस्तेमाल करती थी। जाओमन इस इन्फॉर्मेशन को स्लैंडर बताता
जाती है। लिंचुआन शांत होकर कहता है कि वो केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने रख रहा है। ये स्लैंडर है या क्राइम, इसका फैसला पुलिस करेगी। रिपोर्टर्स तुरंत जोमन से पूछने लगते हैं कि क्या उसी ने वेनली का मैसेज डिलीट किया और 5 मिलियन ट्रांसफर में भाग लिया था। दूसरे फ्यू फैमिली मेंबर से भी पूछा जाता है कि उसकी कंपनी ने रकम क्यों रिसीव की। इतने लोगों को बहस करते देखकर मियान मियन धीरे से लिंचुआन को डैड बुलाती है और पूछती है कि सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं। लिंचुआन कहता है कि किसी ने गलत काम किया है, लेकिन अब वो उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा। इसके बाद फ्यू परिवार पब्लिक स्टेटमेंट जारी करता है। वे स्वीकार करते हैं कि 3 साल पहले फ्यू परिवार ने फेक ट्रांसफर रिकॉर्ड पर भरोसा करके वेन ली को गलत समझा था। इस गलती की जिम्मेदारी फ्यू परिवार की भी है, इसलिए वेन ली की रेपुटेशन ऑफिशियली रेस्टोर की जाएगी और मियान मियन की आइडेंटिटी को लेकर कोई स्पेकुलेशन नहीं छोड़ा जाएगा। ओल्ड मास्टर की तरफ से घोषणा होती है कि फ्यू मियान मियन इस जनरेशन में फ्यू परिवार की एकमात्र लेजिटिमेट डायरेक्ट डिसेंडेंट चाइल्ड है। भविष्य में वही फ्यू परिवार की हेir होगी। लिंचुआन भी रिपोर्टर्स के सामने दोबारा कहता है कि वो कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं, उसकी अपनी बेटी है। मियान मियन ये सारी बड़ी बातें पूरी तरह नहीं समझती। वो लिंचुआन से केवल पूछती है कि क्या अब वो फ्यू सरनेम इस्तेमाल कर सकती है। लिंचुआन उसे अनुमति देता है। इसके बाद वो पूछती है कि क्या उसकी माँ भी ये बात जान पाएगी। लिंचुआन हाँ कहता है। मियान मियन तय करती है कि वो अपना पूरा नाम लिखकर माए को दिखाएगी, ताकि वेन लाई को पता चले कि उसकी बेटी को आखिर उसके पिता और फ्यू परिवार ने स्वीकार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक पुलिस रास्ते में होती है। जाओमान से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने को कहा जाता है। वो लिंचुआन से पूछती है कि क्या वो सच में पुराने फैमिली डिस्प्यूट्स को पुलिस स्टेशन तक ले जाना चाहता है। लिंचुआन स्पष्ट करता है कि यह केवल पुरानी नाराजगी नहीं है। मामला एविडेंस फैब्रिकेट करने, फैमिली फंड्स हड़पने और एक माइनर की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। इसी बीच जाओमान की बच्ची रोने लगती है। मियान मियन अपना छोटा रैबिट उसकी तरफ बढ़ाकर कहती है कि जब वो रोए तो इसे देखकर शांत हो सकती है। लिंचुआन पूछता है कि क्या मियान मियन उससे नाराज नहीं है। मियान मियन सच बताती है कि वो नाराज जरूर है, लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि अगर बच्चा कोई गलती करे तो एडल्ट को पहले उसे सही बात सिखानी चाहिए। उसके अनुसार उस बच्ची की माँ ने उसे ठीक से नहीं सिखाया। मियान मियन अपने साथ बुरा करने वाली बच्ची को तुरंत अच्छा नहीं मानती, लेकिन उसे उसकी माँ के क्राइम्स की सजा देने की भी बात नहीं करती। वो केवल अपना रैबिट देकर उसे रोने से रोकना चाहती है। घर की टेंशन थोड़ी कम होने पर मियान मियन एक नोटिस देखने लगती है। लिंचुआन पूछता है कि वो क्या देख रही है। वो बताती है कि किंडरगार्टन में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स मीट होने वाला है। लिंचुआन तुरंत कहता है कि वो उसे वहां लेकर जाएगा। मियान मियन उसे याद दिलाती है कि केवल जाना काफ़ी नहीं होगा, पेरेंट्स को भी एनिमल कॉस्ट्यूम्स पहनने होंगे। जब पूछा जाता है कि किस तरह के क्लोथ्स, तो वो उत्साह से अपने ऑप्शंस बताती है। वो खुद लिटिल बनी या लिटिल ट्री बन सकती है और लिंचुआन बिग बैड वुल्फ का कॉस्ट्यूम पहन सकता है। लिंचुआन इस आइडिया से बहुत एक्साइटेड नहीं दिखता, इसलिए कहता है कि वो अभी कंसिडर करेगा। मियान मियन जवाब देती है कि उसे पता है उसका अंकल थोड़ा धीरे सोचता है, इसलिए वो आराम से फैसला कर सकता है। फैमिली मील पर वो बाकी लोगों से भी कॉस्ट्यूम की चर्चा करती है। वो कहती है कि लिंचुआन बिग बैड वुल्फ बनेगा, लेकिन कोई खराब वुल्फ नहीं, एक अच्छा वुल्फ। उसकी बात सुनकर ओल्ड मास्टर अनजाने में मुस्कुरा देते हैं। मियान मियन तुरंत खुशी से कहती है कि ग्रैंडपा भी हंस सकते हैं। ओल्ड मास्टर अपनी मुस्कान छिपाते हुए उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। मियान मियन अपने सामने रखा बहुत सारा खाना देखकर माँ से बात करने की तरह कहती है, मॉम देखो मेरे पास कितना सारा खाना है। जिस बच्ची ने कुछ दिन पहले स्नैक अगले दिन के डर से बचा कर रखा था, उसके सामने अब पूरा फैमिली मील रखा है। इसके बाद एक बुजुर्ग महिला लिंचुआन को बताती है कि वेन लाई ने वहां से जाने से पहले एक खास इंस्ट्रक्शन छोड़ी थी। अगर कभी मियान मियन मिल जाए तो उसके पुराने घर की मिस्टर फू को दे दी जाए। लिंचुआन उससे पूछता है कि वेन ली पहले फू परिवार के पास क्यों नहीं आई। महिला उसे सुधारते हुए कहती है कि वेन लाई आई थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने फू परिवार तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। असली बात ये थी कि जब वो आई तब उसे अंदर नहीं आने दिया गया। ये सुनकर लिंचुआन के लिए 3 साल पुरानी घटना और साफ होने लगती है। वेनली ओल्ड हाउस पहुंची थी। विजिटर रजिस्टर में उसका नाम भी था और उसने फ्यू विन्ने को हेल्प मैसेज भी भेजा था, लेकिन मैसेज डिलीट कर दिया गया और उसे लिंचुआन से मिलने नहीं दिया गया। अब उसके छोड़े पुराने घर की ही शायद बताएगी कि उसने वहाँ कौन से रिकॉर्ड्स और बातें सुरक्षित रखी थीं। की लेकर लिंचुआन, मियान मियन और वो बुजुर्ग महिला वेन ली के पुराने छोटे घर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही मियान मियन हर चीज पहचान कर दिखाने लगती है। वो एक बेड की तरफ इशारा करके कहती है कि ये माँ का बेड था और दूसरा उसका।
माँ ने उसे बेड के किनारे बैठकर कुकीज़ खाने से मना किया था क्योंकि क्रम्स गिरकर सब गंदा हो जाता है। फिर वो दीवार या बोर्ड पर वो जगह दिखाती है जहाँ वेनला इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाती थीं। मियान मियन लिंचुआन से पूछती है कि डैड को वहाँ क्या लिखना चाहिए। उसे कहा जाता है कि वो लिख सकता है कि मियान मियन बचपन में कितनी वेल बिहेव्ड थी। बच्ची खुश होकर कहती है कि माँ भी उसे गुड गर्ल कहती थी। बुजुर्ग महिला वेन ली के आखिरी दिनों की बात बताते हुए कहती है कि वो इतनी बीमार थी कि बेड से उठ नहीं पाती थी। फिर भी उसे अपनी बीमारी से ज़्यादा ये चिंता थी कि उसके बाद मियान मियन भूखी न रह जाए। वो हर दिन गिनती थी और कहती थी कि लिंचुआन के वापस आने तक इंतज़ार करेगी। वो सबसे ज़्यादा उसी के लिए परेशान रहती थी। महिला की आंखों में आंसू देखकर मियान मियन पूछती है कि वो क्यों रो रही है। वो अपनी फीलिंग्स छिपाकर कहती है कि आंख में थोड़ी डस्ट चली गई है। मियान मियन उसकी बात मान लेती है, जबकि लिंचुआन चुपचाप वेनली के उस छोटे घर और उसके इंतज़ार की बात सुनता रहता है। घर में वेनली द्वारा छोड़ा गया बॉक्स खोला जाता है। उसके अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स देखकर बुजुर्ग महिला 3 साल पुरानी हॉस्पिटल की घटना बताती है। जाओमन हॉस्पिटल में वेन ली से मिलने गई थी। उसने खुद को एक भरोसेमंद व्यक्ति की तरह पेश करके वेन ली से कहा था कि लिंचुआन पहले ही गार्डियनशिप राइट्स छोड़ने वाला डॉक्यूमेंट साइन कर चुका है। उसने ये भी कहा कि मियान मियन का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अगर वेन ली बच्ची को फ्यू परिवार में ले गई तो लोग दोनों को लाफिंग स्टॉक बनाएंगे। जाओमान के अनुसार फ्यू परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। पहले कहा जाता है कि वेन ली ने उसकी बात मान ली थी, लेकिन लिंचुआन तुरंत इसे पूरी तरह सही नहीं मानता। बुजुर्ग महिला भी बताती है कि वेन ली ने उस पर पूरा भरोसा नहीं किया था। इसी वजह से उसने रिलेटेड एविडेंस संभाल कर रखा। वो उम्मीद करती रही कि एक दिन उसकी बेटी अपने एंसेस्टर्स को पहचान पाएगी। वेन ली ने साफ कहा था कि उसकी बच्ची का सरनेम फ्यू है। वो फ्यू परिवार की ब्लड लाइन है और कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता। उसने लिंचुआन तक पहुंचने का रास्ता बंद होने के बाद भी मियान मियन की आइडेंटिटी से जुड़े प्रमाण नष्ट नहीं होने दिए। मियान मियन बॉक्स में रखी दूसरी चीज दिखाकर कहती है कि ये भी उसकी माँ की है। लिंचुआन उससे पूछता है कि वेन ली ने फू परिवार के बारे में और क्या बताया था। मियान मियन कहती है कि माँ ने जड़े बकल को घर जाने की टिकट कहा था। उसका मतलब था कि अगर मियान मियन कभी फू परिवार तक पहुंचे तो ये बकल उसकी पहचान में मदद करेगा। माँ ने यह भी बताया था कि फ्यू लिंचुआन अपने काम में बहुत बिजी रहता है। फ्यू विन्य देखने में बहुत फियर्स लगता है, लेकिन उसके साथ रीजन और रूल्स की बात की जा सकती है। ओल्ड मास्टर के बारे में वेन ली कहती थी कि ग्रैंडपा को हंसना पसंद नहीं है। मियान मियन तुरंत कहती है कि माँ इस बात में गलत थी क्योंकि ग्रैंडपा तो कल हंसे थे। ओल्ड मास्टर उत्सुक होकर पूछते हैं कि वेन ली ने उनके बारे में और क्या कहा था। मियान मियन माँ की बात दोहराती है कि ग्रैंडपा से भी गलती हुई थी। फिर वो कहती है कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन एडल्ट से गलती हो जाए तो उसे बच्चे से माफ़ी मांगनी चाहिए। वेन ली चाहती थी कि मियान मियन भी अपनी गलती होने पर यही करे। ओल्ड मास्टर कुछ देर मियान मियन को देखते हैं और फिर साफ शब्दों में कहते हैं, मियान मियन, ग्रैंडपा गलत थे। बच्ची उनकी माफ़ी स्वीकार करते हुए कहती है कि अगली बार उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। वो न उनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगती है न कोई पनिशमेंट। उसके लिए सच्ची माफ़ी के बाद सबसे ज़रूरी बात है कि वही गलती दोबारा न हो। ओल्ड मास्टर के बाद मियान मियन लिंचुआन के पास आती है। वो उसे डैड बुलाकर वो सवाल पूछती है जो उसके मन में लंबे समय से था। वो पहले उसे ढूंढने क्यों नहीं आया। लिंचुआन इस बार काम, विदेश या किसी गलत रिकॉर्ड का बहाना नहीं बनाता। वो सीधे कहता है कि उससे गलती हुई। मियान मियन थोड़ी हैरानी से पूछती है कि क्या लिंचुआन भी गलती कर सकता है। वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो वही बात पूछती है जो ग्रैंडपा से कही थी, क्या वो अगली बार अपनी गलती सुधारेगा। लिंचुआन वादा करता है कि वो सुधारेगा। मियान मियन अपनी रैबिट स्टिकर शीट से एक स्टिकर निकालकर उसे देती है। वो कहती है कि इसे अपने पास लगा लेना ताकि अपना वादा याद रहे। लिंचुआन स्टिकर स्वीकार कर लेता है। वेनली इंपॉर्टेंट चीजों के पीछे रैबिट स्टिकर लगाती थी और मियान मियन अब लिंचुआन के इस प्रॉमिस को इम्पोर्टेंट मानकर उसी निशान से सुरक्षित कर रही है। उसी समय खबर आती है कि जाओमान ने एक नया स्टेटमेंट पेश किया है। उस डॉक्यूमेंट पर दावा किया गया है कि 3 साल पहले फ्यू लिंचुआन ने अपनी बेटी की गार्डियनशिप छोड़ने की डिक्लेरेशन साइन की थी। लिंचुआन डॉक्यूमेंट देखता है, तभी मियान मियन उस पर लगा छोटा रैबिट स्टिकर पहचान लेती है। वो डैड को बताती है कि वेन ली ने कहा था रैबिट स्टिकर वाली चीजें बैड पीपल को नहीं दिखानी चाहिए। लिंचुआन समझ जाता है कि स्टिकर केवल डेकोरेशन नहीं है। वेन ली इसे इसलिए लगाती थी ताकि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी करके उसकी जगह दूसरा पेपर न रख सके। लिंचुआन तुरंत पूछता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ है। उसे यहाँ कॉपी या स्कैन वर्जन पर भरोसा नहीं करना। वो आदेश देता है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट उसके पास पहुँचाया जाए। इस बार वो किसी और के बताए रिजल्ट या डॉक्यूमेंट को सही मानने के बजाय अपनी आंखों से पेपर, सिग्नेचर और स्टिकर की जांच करेगा।
ओरिजिनल स्टेटमेंट सामने रखकर ज़ूमन और उसका साथ देने वाले लोग ओल्ड मास्टर से कहते हैं कि वे सिचुएशन को एक्सट्रीम नहीं बनाना चाहते, लेकिन डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है और उस पर लिंचवान का सिग्नेचर है। उनके अनुसार लिंचवान ने खुद गार्डियनशिप छोड़ दी थी, जिसके बाद वेनलाई बच्ची को लेकर चली गई, इसलिए फ्यू परिवार ने उन्हें मजबूर नहीं किया था। फुवे ने जवाब देता है कि जिस दिन फेक ट्रांसफर बनाया गया था उसी दिन से ये केवल प्राइवेट फैमिली मैटर नहीं रहा। लिंचवान स्टेटमेंट देखकर साफ कहता है कि उसने कभी ऐसा डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। आरोपी पक्ष कहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो बच्ची छोड़ने वाला स्टेटमेंट साइन करके बाद में आसानी से स्वीकार कर लेगा। लिंचवान डॉक्यूमेंट का इंटरनल नंबर और पेपर डिटेल्स चेक करवाता है। पता चलता है कि ये पेपर फ्यू ग्रुप के लीगल डॉक्यूमेंट्स वाली उसी बैच का है, लेकिन वो बैच सितंबर में स्टोरेज में आई थी। डिक्लेरेशन पर अगस्त की डेट लिखी है। जो पेपर सितंबर से पहले ऑफिस में मौजूद ही नहीं था, उस पर अगस्त में सिग्नेचर होना संभव नहीं है। सामने वाला इसे बाद में बनाई गई रिप्लेसमेंट कॉपी बताकर बचने की कोशिश करता है। लिंचवान फिर सिग्नेचर की तरफ आता है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि अगस्त में वो स्विट्जरलैंड के हॉस्पिटल में एडमिटेड था। पुराने रेसिंग इंजरी में इन्फेक्शन के कारण उसे हाई फीवर था और उसके राइट हैंड में इन्फ्यूजन लगी थी। उसी दिन साइन किए गए उसके असली ओवरसीज ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट पर लेफ्ट हैंड सिग्नेचर मौजूद है। इसके उलट गार्डियनशिप छोड़ने वाले स्टेटमेंट पर राइट हैंड सिग्नेचर है। आरोपी पक्ष कहता है कि शायद लिंचवान ने बाद में सप्लीमेंट्री सिग्नेचर किया हो, लेकिन ऐसी साइनिंग के लिए कोई ऑथराइजेशन या सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पेपर की डेट, स्टोरेज रिकॉर्ड और सिग्नेचर तीनों डॉक्यूमेंट को सस्पिशियस साबित कर रहे हैं। जब एडल्ट डॉक्यूमेंट की टेक्निकल डिटेल्स पर चर्चा कर रहे होते हैं, मियानमियन स्टिकर देखकर लिंचवान को बुलाती है। वो कहती है कि उसकी माँ द्वारा लगाया रैबिट यहाँ सही जगह पर नहीं है। वेनला स्टिकर हमेशा इंपॉर्टेंट वर्ड्स वाली लाइन के ठीक पीछे लगाती थी। अगर खाली स्पेस में लगाना हो तो भी उसे उसी सेंटेंस के हिसाब से केयरफुली पोजीशन करती थी। इस डॉक्यूमेंट पर रैबिट जिस जगह लगा है वहाँ उसकी माँ कभी स्टिकर नहीं लगाती। बुजुर्ग महिला भी वेनली की इस आदत की पुष्टि करती है। वो कहती है कि वेनली किसी जरूरी सेंटेंस के पीछे स्टिकर चिपकाती थी ताकि पेपर पलटते ही समझ जाए कि कौन सी लाइन याद रखनी है। डॉक्यूमेंट को उलटकर और ग्लू मार्क्स देखकर पता चलता है कि स्टिकर की ओरिजिनल पोजीशन किसी दूसरी टेक्स्ट लाइन के सामने थी। जांच करने वाला व्यक्ति बताता है कि किसी ने ओरिजिनल पेपर से टेक्स्ट वाला हिस्सा काट दिया था। केवल स्टिकर की रेजिडुअल ग्लू बची है और बाद में नया कंटेंट जोड़कर इसे गार्डियनशिप स्टेटमेंट जैसा बना दिया गया। लिंचवान तुरंत ओरिजिनल मिसिंग टेक्स्ट मांगता है। ज़ाओमैन इसे केवल स्पेकुलेशन कहती है, लेकिन स्टिकर की गलत पोजीशन और पेपर पर कटिंग के निशान डॉक्यूमेंट में बदलाव का सीधा संकेत दे रहे हैं। मिसिंग हिस्सा पढ़े जाने पर साफ हो जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिंचवान द्वारा गार्डियनशिप छोड़ने का नहीं था। उसमें बच्ची की प्रोटेक्शन से जुड़ी बात लिखी थी। मियानमियन पूछती है कि उसकी माँ ने क्या लिखा था। लिंचवान उसे समझाता है कि वेनलाई उसे छोड़ नहीं रही थी। वो इस डॉक्यूमेंट के जरिए हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। दबाव बढ़ते ही आरोपी महिला अपने असली डर का कुछ हिस्सा बोल देती है। वह सवाल करती है कि वेनली को बच्ची वापस लाकर फ्यू परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का क्या अधिकार था। लिंचवान उसकी बात पकड़कर पूछता है कि क्या वो स्वीकार कर रही है कि उसे मियानमियन के वापस आने से डर था। उसी समय बताया जाता है कि उसकी बात रिकॉर्ड हो चुकी है। पुलिस ओल्ड हाउस पहुंच जाती है। ओल्ड मास्टर बिना किसी को बचाने की कोशिश किए कहते हैं कि ऑफिसर्स को जो भी जांच करनी हो खुलकर करें। फू परिवार अपनी रेपुटेशन इस तरह नहीं बचाएगा कि अपने ही लोगों की गलतियां छिपा दे। अब फेक ट्रांसफर, डिलीटेड मैसेज और ऑल्टर्ड गार्डियनशिप डॉक्यूमेंट सभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं। पुलिस ज़ाओमैन को साथ ले जाने की तैयारी करती है। उसकी बेटी रोते हुए बार बार अपनी माँ को पुकारती है। ज़ूमन ओल्ड मास्टर से पूछती है कि क्या वे सच में एक ऐसी बच्ची के लिए जो अभी अभी फ्यू परिवार में वापस आई है, अपने पुराने फैमिली मेंबर्स को घर से निकाल रहे हैं। ओल्ड मास्टर जवाब देते हैं कि यह डिसीजन मियानमियन की वजह से नहीं, बल्कि ज़ाओमैन और उसके साथियों के किए कामों की वजह से है। केवल यही एक मामला नहीं देखा जाएगा। पिछले वर्षों में फैमिली फंड से कितनी रकम निकाली गई, हर ट्रांजैक्शन की आइटम बाय आइटम जांच होगी। ज़ाओमैन जाते जाते लिंचवान से कहती है कि वो आगे जो होगा उसे देखे। लिंचवान शांत लेकिन ठोस जवाब देता है कि वो पिछले 3 साल से सब देखता आया है। अब वो केवल खड़ा होकर देखता नहीं रहेगा। जिन लोगों ने वेनली को गलत साबित करने और मियानमियन को घर से दूर रखने के लिए रिकॉर्ड्स बदले, उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी होने तक वो पीछे नहीं हटेगा। घर के माहौल के शांत होने पर मियानमियन अपने जड़े बकल को देखकर ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या यही उसकी घर आने वाली टिकट है। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि इसे टिकट समझने की जरूरत नहीं है। ये बकल मियानमियन की अपनी चीज है और उसका इस घर पर अधिकार किसी टिकट पर निर्भर नहीं करता।
सकता। मियान मियन को डर है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कहीं उससे खो न जाए। वो ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या इसे उनके पास रखा जा सकता है। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि वे इसे सुरक्षित तरीके से अटैच करके उसके लिए संभाल सकते हैं। मियान मियन उनसे खास तौर पर कहती है कि अटैचमेंट भी मत खोना। ग्रैंडपा वादा करते हैं कि बकल और उससे जुड़ी कोई चीज़ नहीं खोएगी। वैन लाई ने जिस जाड़े बकल को अपनी बच्ची की पहचान और घर लौटने के रास्ते के रूप में संभाल कर रखा था, मियान मियन उसे अब ओल्ड मास्टर की जिम्मेदारी में दे देती है। ये उसके ग्रैंडपा पर बढ़ते भरोसे का भी छोटा सा संकेत है। फैमिली मील पर मियान मियन अपने खाने की डेकोरेशन देखकर कहती है कि ये छोटी टेल जैसी लग रही है। लिंचुआन तुरंत स्टाफ से उसे हटाकर फूड दोबारा लगाने को कहता है। मियान मियन उसे रोक देती है। उसे खाना पसंद है और केवल छोटी टेल की वजह से पूरा मील बदलवाना जरूरी नहीं। खाते खाते वो लिंचुआन से पूछती है कि क्या वो अगले दिन उसे लेने आएगा। उसके हाँ कहने पर मियान मियन एनिमल कॉस्ट्यूम की बात याद दिलाती है। लिंचुआन थोड़ी देर चुप रहता है तो वो उत्साहित होकर पूछती है कि क्या वो सच में कॉस्ट्यूम पहनेगा। लिंचुआन केवल एक बार पहनने की शर्त पर मान जाता है। मियान मियन खुश होकर बताती है कि डैड लिटिल ट्री ने बिग बैड वुल्फ बनने के लिए हाँ कह दी है। वो वीने भी कहता है कि एक बार पहनना ही काफ़ी है और पहले खाना ख़त्म करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मियान मियन पूछती है कि क्या वो कल घर जा सकती है। लिंचुआन जवाब देता है कि यही उसका घर है। बच्ची फिर पूछती है कि माँ कहाँ है। लिंचुआन कहता है कि माँ भी इसी घर में है। उसकी यादें, चीज़ें और फैमिली में उसकी जगह यही है। मियान मियन माँ से बात करने की तरह खुशी से बताती है कि डैड ने बहुत बड़ा फॉर्मूला कैन खरीदा है और उसने इसके लिए हाई इंटरेस्ट लोन नहीं लिया। लिंचुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर वो फिर कहती है कि डैड सच में हंस सकता है। इसके बाद वो पूछती है कि क्या अब हर दिन खाना मिलेगा। जवाब हाँ है। क्या हर दिन सोने को जगह मिलेगी। जवाब फिर हाँ है। मियान मियन अपनी नई सुरक्षा को एक एक सवाल से जांचती रहती है। वो पूछती है कि क्या अपने रैबिट को बेड के बीच में रख सकती है। लिंचुआन अनुमति देता है। फिर वो थोड़ा हिचकते हुए पूछती है कि क्या कभी उसे नॉटी होने की भी इजाज़त है। लिंचुआन इस बार भी हाँ कहता है, लेकिन एक शर्त जोड़ता है। नटखट बनने से पहले खाना पूरा खाना होगा। मियान मियन उत्साह में कहती है कि फिर वो 2 बोल्स खाएगी। कोई समझाता है कि इतनी छोटी बच्ची का पेट 2 बोल्स नहीं संभाल पाएगा। वो अपना टारगेट घटाकर 1.5 बोल कर देती है। लिंचुआन उसे पहले पानी पीने को कहता है। फैमिली के लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं तो कोई उन्हें नॉइसी कह देता है। मियान मियन इस हलचल के बीच अपनी माँ से कहती है, मॉम मैं घर आ गई हूँ। अब उसके लिए घर केवल वो छोटा कमरा नहीं रहा जहाँ वो वेनली के साथ रहती थी। फू परिवार की आवाज़ों, आर्ग्यूमेंट्स और खाने से भरी टेबल के बीच भी उसने अपनी जगह पहचानना शुरू कर दिया है। कुछ समय बाद जाओमन की बेटी भी फ्यू हाउस वापस लाई जाती है। स्टाफ सम्मान से उसका सामान उठाने आगे आता है, लेकिन वो गुस्से में कहती है कि उसे कोई न छुए। उसके लिए ईस्ट विंग रूम साफ कर दिया गया है। एक हाउसकीपर और 2 मेड्स को उसकी देखभाल के लिए रखा गया है। मियान मियन उसे देखकर खुश हो जाती है। वो पास आकर अपनी रैबिट वाली चीज़ दिखाती है और कहती है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे रैबिट्स हैं। दूसरी बच्ची अभी भी नाराज और अनकंफर्टेबल है। लिंचुआन सिचुएशन बिगड़ने से पहले स्टाफ से कहता है कि मियान मियन को पहले ईस्ट विंग के दूसरे हिस्से में ले जाकर आराम कराया जाए। मियान मियन उस बच्ची को एनिमी नहीं मानती, लेकिन दूसरी बच्ची के लिए फ्यू फैमिली हाउस में लौटना आसान नहीं है। उसकी माँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है और जिस बच्ची को उसने पहले नीचा दिखाया था वही अब इस घर की रिकॉग्नाइज्ड डॉटर तथा हेयर बन चुकी है। थोड़ी देर बाद दूसरी बच्ची किसी हुई गलती पर सफाई देते हुए कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसे जवाब मिलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली के कुछ लोग उसके रहने की अलग व्यवस्था करने का सुझाव देते हैं। लेकिन फैमिली के कुछ लोग प्रैक्टिकल सोल्यूशन सुझाते हैं। उनका कहना है कि उसे सिटी के बाहर वाले विला में रखा जाए और उसकी देखभाल के लिए अलग स्टाफ रखा जाए। इससे वो हर बात पर मियान मियन को टारगेट नहीं करेगी और मियान मियन को भी दोबारा हर्ट नहीं होना पड़ेगा। लेकिन मियान मियन तुरंत इस डिसीजन से असहमत हो जाती है। वो कहती है कि उसकी बड़ी बहन को बाहर मत भेजो। फिर वो अपने पुराने दिनों की बात बताती है, जब उसका कोई फादर नहीं था और वो माँ के साथ छोटे घर में रहती थी। तब रात में ठंडर होने पर उसे भी बहुत डर लगता था। अब बड़ी बहन के पेरेंट्स भी उसके पास नहीं हैं, इसलिए वो डर के कारण ऐसी गलतियाँ कर रही होगी। मियान मियन कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। उससे पूछा जाता है कि क्या वो सच में यही चाहती है। वो दोबारा पूरी मजबूती से कहती है कि उसे बड़ी बहन के साथ रहना है। आखिर परिवार उसकी बात मान लेता है। जिस बच्ची ने उसे इंसल्ट किया था उसी के अकेलेपन को समझकर मियान मियन उसे घर से दूर भेजे जाने से बचा लेती है। दोनों बच्चियों के लिए नए क्लोथ्स खरीदने लिंचुआन खुद स्टोर पहुंचता है। सेल्स वुमन पूछती है कि क्या वो दोनों बच्चों के लिए कपड़े चुन रहा है। लिंचुआन ब्लैक, वाइट और ग्रे रंग के फॉर्मल कपड़ों की तरफ इशारा करके कहता है कि ये और इनके जैसे सूट्स उनके साइज में दिखाए जाएं। सेल्स वुमन थोड़ी ऑकवर्ड होकर कहती है कि चॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है। लिंचुआन को कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। उसके लिए ब्लैक,
वाइट और ग्रे क्लासिक कलर्स हैं जो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते। फू विन्य वहां पहुंचकर रैक्स पर रखे कपड़े देखता है और पूछता है कि क्या लिंचुआन मियान मियन को बोर्ड मीटिंग या फू ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग में भेजने वाला है। लिंचुआन फिर भी अपनी चॉइस को प्रैक्टिकल बताता है। फू विन्य उसे सलाह देता है कि अगली बार बच्चों के क्लोथ्स लेने से पहले कोई शॉपिंग एडवाइजर साथ ले आए। वो स्टाफ से कहता है कि फॉर्मल सूट्स हटाकर कलरफुल और एज अप्रोप्रिएट ड्रेसेस लाई जाएं। लिंचुआन बिजनेस क्लोथ्स चुनने में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन छोटी बच्चियों के लिए शॉपिंग में उसकी ब्लैक वाइट ग्रे वाली पसंद किसी को पसंद नहीं आती। मियान मियन पिंक ड्रेस पहनकर लिंचुआन के सामने आती है और एक्साइटेड होकर डैड से पूछती है कि वो अच्छी लग रही है या नहीं। लिंचुआन पहले तुरंत जवाब नहीं दे पाता। मियान मियन उसे नाम लेकर दोबारा बुलाती है। तब वो कहता है कि ड्रेस सुंदर है। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ वेन लाई को भी पिंक ड्रेसेस बहुत पसंद थीं। माँ की पसंद सुनते ही मियान मियन तय करती है कि वो यही ड्रेस लेगी। वो माँ जैसी ड्रेस पहनना चाहती है। इसके बाद उसका ध्यान बड़ी बहन पर जाता है। वो उसके लिए भी पिंक ड्रेस चुनती है क्योंकि उसके हिसाब से बड़ी बहन भी पिंक में सुंदर लगेगी। फिर ब्लू ड्रेस देखकर कहती है कि ये भी ठीक है और इसे भी लेना चाहिए। लिंचुआन उसे बहुत सारे कपड़े दिलाना चाहता है, लेकिन मियान मियन कहती है कि उसके लिए इतने क्लोथ ज़रूरी नहीं हैं। उसके पास डैड और अंकल हैं, वही काफ़ी हैं। अगर ये कपड़े बड़ी बहन को दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा खुश होगी, इसलिए वो चाहती है कि बाकी ड्रेसेस उसे मिल जाएं। उसकी इस बात पर कोई कहता है कि छोटी बच्ची की बातें बहुत मीठी हैं। मियान मियन के लिए नई चीज़ें जमा करने से ज़्यादा ज़रूरी अपनी दुखी बहन को खुश करना है। घर लौटने के बाद मियान मियन किंडरगार्टन में बनाया छोटा ग्रे क्राफ्ट लेकर बड़ी बहन के रूम में जाती है। वो कहती है कि इसे उसने स्कूल में बनाया था और ये उसके लिए है। बड़ी बहन उसकी काइंडनेस देखकर भी नाराज़ हो जाती है। वो पूछती है कि उसे रूम के अंदर आने की परमिशन किसने दी और तुरंत बाहर जाने को कहती है। हड़बड़ी में मियान मियन का क्राफ्ट टूट जाता है। वो नाराज़ होने के बजाय माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगली बार अंदर आने से पहले नॉक करेगी। फिर बड़ी बहन को भरोसा देती है कि टूटे क्राफ्ट की जगह वो अगले दिन नया बनाएगी, इस बार पहले से बड़ा। बड़ी बहन बाहर से मियान मियन को दूर धकेलती है, लेकिन अकेले होते ही माँ को पुकारती है। वो पूछती है कि उसकी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई। नए कपड़े, बड़ा रूम और फ्यू परिवार की केयर भी उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर पा रही। मियान मियन उसकी नाराज़गी के पीछे छिपे उसी दर्द को समझने की कोशिश कर रही है। मियान मियन फू वेने से कहती है कि उन्हें बड़ी बहन को भी अपने साथ बाहर ले जाना चाहिए। वो लंबे समय से कहीं खेलने नहीं गई और पूरा दिन घर में अकेले रहना बहुत बोरिंग होता है। फ्यू वेने उसे दूसरों के मामले में ज़्यादा ध्यान देने वाली कहता है। बड़ी बहन भी पहले मना करती है। वो कहती है कि वो इतनी छोटी नहीं है कि बच्चों के खेलने की जगहों पर जाए, लेकिन मियान मियन हार नहीं मानती। वो बड़ी बहन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और प्यार से उसका हाथ पकड़ना चाहती है। दूसरी बच्ची तुरंत हाथ हटाकर कहती है कि कौन उसका हाथ पकड़ना चाहता है। वो साथ जाने को तैयार ज़रूर होती है, लेकिन अभी खुलकर मियान मियन के करीब आने या अपनी फीलिंग्स स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बाहर पहुंचकर मियान मियन फ्यू विन्य से डबल स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मांगती है। वो दोनों बच्चियों को एक ट्री के नीचे खड़े रहने का निर्देश देता है और कहता है कि आइसक्रीम लेकर तुरंत लौटेगा। वो साफ चेतावनी देता है कि दोनों अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। फ्यू विने के जाते ही बड़ी बहन दूर फ्लावर्स के पास उड़ती येलो बटरफ्लाई दिखाती है। वो कहती है कि उसके विंग्स पर पैटर्न्स हैं और वो बहुत सुंदर है। मियान मियन देखने के लिए जाना तो चाहती है, लेकिन अंकल की बात याद करके मना कर देती है। वो कहती है कि अगर वे यहाँ से चली गई तो वो लौटकर उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तब बड़ी बहन रेस्टरूम जाने का बहाना बनाती है। वो कहती है कि उसे अकेले डर लगता है, इसलिए मियान मियन को साथ चलना होगा। मियान मियन मान जाती है, लेकिन कहती है कि उन्हें जल्दी लौटना होगा, वरना सपलिंग परेशान होगा। रेस्टरूम पहुंचकर बड़ी बहन उसे बाहर इंतजार करने को कहती है। इसके बाद वो मियान मियन को बाहर छोड़कर दूसरे रास्ते से निकल जाती है और कहती है कि अंकल लौटकर उसे वहां न पाकर मियान मियन जरूर रोएगी। अकेली रह गई मियान मियन पहले वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता नहीं पहचान पाती। वो समझती है कि वे दूसरी तरफ से आई थीं। भीड़ और अनफेमिलियर रास्तों के बीच वो बार बार माँ को पुकारती है। आखिर डर कर रोने लगती है और कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है। फ्यू विन्य ट्री के पास लौटकर दोनों बच्चियों को न पाकर तुरंत मियान मियन को कॉल करता है। वो पूछता है कि वे कहाँ हैं। दूसरी बच्ची फ़ोन लेकर कहती है कि वे रेस्टरूम के बाहर हैं। उसके अनुसार मियान मियन बाथरूम के अंदर गई थी और बहुत देर से बाहर नहीं आई। वो डर दिखाते हुए पूछती है कि कहीं मियान मियन खो तो नहीं गई। फ्यू विन्य उसे वहीं खड़े रहने को कहता है। वहाँ पहुँचने पर दूसरी बच्ची फिर एक्टिंग करती है कि उसकी बहन अंदर से नहीं निकली और शायद उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। फ्यू विन्य समझ जाता है कि मियान मियन अंदर बंद नहीं हुई। बड़ी बच्ची जानबूझकर दूसरे एग्जिट से निकल गई थी और उसे अकेला छोड़ दिया। ये सच सुनने के बाद भी मियान मियन अपनी बहन का बचाव
बचाव करती है। वो कहती है कि उसकी बहन ने उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की होगी, उसके पेरेंट्स पास नहीं हैं, इसलिए वो डर गई होगी और शायद खुद रास्ता भूल गई। मियान मियान फू विन्य से उसे ढूंढने चलने की विनती करती है। दूसरी बच्ची भी अकेली मियान मियान की रोती आवाज़ सुनकर वापस आती है। वो उसे ढूंढकर कहती है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने उसे पा लिया है। आसपास बहुत भीड़ है, इसलिए वो इस बार मियान मियान का हाथ खुद पकड़ती है। वो कहती है कि हाथ पकड़े रहने पर कोई दोबारा नहीं खोएगा। कुछ देर पहले उसी ने मियान मियान को अकेला छोड़ा था, लेकिन उसके सच में डर कर रोने पर वो उसे वहीं नहीं छोड़ पाती। साथ लौटते समय बड़ी बहन मियान मियान को एक सॉफ्ट लिटिल बेयर देती है। वो बताती है कि क्लॉ मशीन में 3 अटेम्प्ट्स के बाद ये टॉय निकला था। मियान मियान बेयर लेकर खुश होती है, लेकिन फिर उससे अपना पुराना रैबिट वापस मांगती है। वो समझाती है कि ये रैबिट उसकी माँ की छोड़ी हुई निशानी है। रात में उसे गले लगाए बिना मियान मियान को नींद नहीं आती। बड़ी बहन बाहर से इंडिफरेंट बनते हुए कहती है कि उसे उस टूटे फूटे रैबिट की कोई परवाह नहीं। उसका फर भी पुराना होकर खराब हो चुका है, फिर भी वो रैबिट वापस कर देती है। मियान मियान बिना उसकी कठोर बातों का बुरा माने उसे थैंक यू कहती है और फिर से सिस्टर बुलाती है। बड़ी बच्ची ने पहले रैबिट रखकर मियान मियान को चोट पहुंचाई थी। अब वो अपने हाथ से रैबिट लौटाकर उसकी माँ की निशानी वापस करती है। उधर प्रिजन में जाओमान से मिलने उसका भाई जाओ जेंग आता है। वो उसे बताता है कि उसके हस्बैंड ने इंटरोगेशन रूम में सारा दोष उसी पर डाल दिया है। उसने कहा है कि फॉर्ज्ड कॉन्ट्रैक्ट जाओमान ने एम्बेजलमेंट के लिए बनाया था और मनी ट्रांसफर्स भी उसी ने किए। वो खुद केवल धोखे में आया व्यक्ति था। प्रोसिक्यूटर ने उसकी बात मान ली तो जाओमान को 10 साल की सजा हो सकती है। जाओमान भरोसा नहीं करती कि उसका हस्बैंड ऐसा कन्फेशन देगा, लेकिन जाओ जेंग कहता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़ चुका है। फिर वो फ्यू फैमिली की दूसरी बच्ची के बारे में बताता है। उसके मुताबिक फ्यू वैन्य ने उसे फोन करके कहा है कि मियान मियान को वहां से ले जाओ, क्योंकि ओल्ड मास्टर नहीं चाहते कि वो ओल्ड हाउस में रहे। जूजेंग कहता है कि जूमन ने 10 साल वेल्दी फैमिली में बिताए, लेकिन आखिर में हस्बैंड ने उसे बेच दिया और बेटी को भी घर से निकाल दिया गया। वो उसके मन में फ्यू परिवार के खिलाफ गुस्सा बढ़ाता है, फिर अपना प्लान बताता है। बड़ी बच्ची अपनी सिस्टर होने का फ़ायदा उठाकर फ्यू मियान मियान को घर से बाहर लाएगी। उसके बाद मियान मियान को बार्गेनिंग चिप बनाकर फ्यू परिवार से शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा। पैसा मिलते ही वो जाओमान को प्रिजन से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढेगा। जाओमान बच्चों को बार्गेनिंग चिप बनाने से मना करती है और उसे पागल कहती है, लेकिन जाओ जेंग याद दिलाता है कि फ्यू परिवार ने भी उसकी बच्ची को घर से निकाला। अंत में जाओमान केवल इस शर्त पर तैयार होती है कि उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ जेंग उसे अपनी नीज बताकर सेफ्टी का भरोसा देता है। बड़ी बहन फू हाउस छोड़कर जाने लगती है तो मियान मियान उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ती है। वो कहती है कि अगर सिस्टर रुक जाएगी तो वो उसे अपना नया ड्रेस पहनने देगी, अपने स्नैक्स भी शेयर करेगी और उसकी चीज़ें बिना पूछे कभी नहीं छुएगी। वो उसे बताती है कि अंकल ने उसके लिए बहुत बड़ा रूम तैयार किया है, लेकिन बड़ी बच्ची गुस्से में कहती है कि उसे अपने एनिमी की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मियान मियान उसे लगातार सिस्टर कहकर बुलाती है, फिर भी वो घर से चली जाती है। मियान मियान दुखी होकर लिंचवान के पास आती है और पूछती है कि क्या उसकी बहन दोबारा वापस आएगी। लिंचवान कुछ देर बाद कहता है कि वो ज़रूर लौटेगी। मियान मियान को नहीं पता कि उसे ले जाने वाला व्यक्ति किस प्लान के साथ आया है। उसके लिए ये केवल अपनी बड़ी बहन का दोबारा अकेले चले जाना है। फिर भी लिंचवान का जवाब उसे उम्मीद देता है कि उनका रिलेशनशिप यहीं ख़त्म नहीं हुआ। थोड़े समय बाद ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स पूरे होते हैं और बड़ी बच्ची अगले दिन मियान मियान की सीनियर क्लास में शामिल होती है। टीचर उसे नए स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन बच्चों ने उसके फैमिली केस की बातें अपने पेरेंट्स से पहले ही सुन रखी हैं। एक बच्चा कहता है कि उसकी माँ को गलत काम करने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया है। दूसरा बताता है कि उसकी माँ ने उससे इस बच्ची के साथ न खेलने को कहा है। मियान मियान सबके सामने अपनी बड़ी बहन का बचाव करती है। वो कहती है कि गलत काम एडल्ट्स ने किया था, सिस्टर ने नहीं। उसकी बहन बहुत अच्छी है और किसी को उसे बुली करने का अधिकार नहीं है। वो पेपर रैबिट्स बना सकती है और रनिंग में भी बाकी बच्चों से ज़्यादा केपेबल है। मियान मियान टीचर की बात याद दिलाती है कि किसी को बुली करना अलाउड नहीं है। अगर बच्चों ने उसकी सिस्टर को दोबारा परेशान किया तो वो टीचर को बताएगी, ज़रूरत पड़ी तो अपने डैड से भी कहेगी, जो बहुत फियर्स है और उनके पेरेंट्स के खिलाफ केस कर सकता है। इसके बाद मियान मियान अपना नया 24 कलर बॉक्स बड़ी बहन के सामने रख देती है। वो कहती है कि सिस्टर इसे इस्तेमाल कर सकती है। बड़ी बच्ची पहली बार सबके सामने शांति से उसे थैंक यू कहती है। मियान मियान ने वही प्रोटेक्शन उसे दी है जो कुछ समय पहले उसे खुद स्कूल में नहीं मिली थी। स्कूल के बाद फ्यू विन्य मियान मियान से पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं। उसके हाँ कहने के बाद वो सीरियस होकर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देता है। मियान मियान अपनी बड़ी बहन के साथ खेल सकती है, लेकिन उसके साथ किसी अनफैमिलियर जगह पर नहीं जाएगी। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी वॉच का बटन दबाकर तुरंत कॉल करेगी। मियान मियान उसकी बात समझने का भरोसा देती है। दूसरी तरफ एडल्ट्स जाओ जेंग की फाइनेंशियल स्थिति की जाँच कर रहे हैं।
हैं। पता चलता है कि उस पर लगभग 4 मिलियन का हाई इंटरेस्ट डेट है। उसकी रीसेंट एक्टिविटीज़ भी नॉर्मल नहीं हैं, इसलिए केवल ये मानना सही नहीं होगा कि वो अपनी नीस को लेने आया था। लिंचुआन के लोगों को उसके सस्पिशियस कॉन्टैक्ट्स और बिहेवियर पर नज़र रखने का निर्देश मिलता है। मियान मियन को अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन उसके वॉच और मूवमेंट्स पर एक्स्ट्रा अटेंशन रखा जा रहा है। एडल्ट्स जानते हैं कि जाओ जेंग का असली लक्ष्य दूसरी बच्ची की केयर नहीं, फू परिवार से कुछ हासिल करना हो सकता है। पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स मीट के दिन लिंचुआन आखिर बिग बैड वुल्फ कॉस्ट्यूम पहनता है। मियान मियन उसे देखकर खुशी से कहती है कि वो सच में बिग बैड वुल्फ जैसा लग रहा है। लिंचुआन कॉस्ट्यूम हटाने की बात करता है, लेकिन मियान मियन उसे याद दिलाती है कि बिग बैड वुल्फ को लिटिल रेड राइडिंग हुड की प्रोटेक्शन करनी होती है। वो पहले ही इसे एक बार पहनने का प्रॉमिस कर चुका है। इसके बाद दोनों बच्चियां रेस में हिस्सा लेती हैं। बड़ी बहन समझ जाती है कि मियान मियन ने जानबूझकर अपनी स्पीड कम की और उसे जीतने दिया। वो पूछती है कि क्या उसने ऐसा किया। मियान मियन बहाना बनाती है कि उसका पैर स्लिप हो गया था। बड़ी बहन कहती है कि वो ब्लाइंड नहीं है और सब समझ गई। मियान मियन अपनी माँ की सिखाई बात बताती है कि जीवन जीने के कई तरीके होते हैं, हर बार फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ना जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी अपनी खुशी है। लेकिन बड़ी बहन इस तरह जीतना पसंद नहीं करती। वो दोबारा रेस करने को कहती है और चेतावनी देती है कि इस बार मियान मियन ठीक से नहीं दौड़ी तो उसे खाना नहीं मिलेगा। फिर मजाक में कहती है कि अगर उसने दोबारा जानबूझकर हार मानी तो उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। मियान मियन उसकी बात मानकर दोबारा पूरी कोशिश से रेस करने को तैयार होती है। वो फर्स्ट पोजीशन अपनी बहन को देना चाहती थी, लेकिन बड़ी बहन अब सिंपैथी नहीं, बराबरी से कंपटीशन चाहती है। स्पोर्ट्स मीट और स्कूल के बाद दोनों बच्चियां एक साथ घर लौटने लगती हैं। मियान मियन बड़ी बहन को अगले दिन मिलने के लिए कहती है। फिर उसके पास मौजूद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर स्नैक चखकर बताती है कि आज वाला फ्लेवर कल से ज़्यादा स्वादिष्ट है। बड़ी बहन हमेशा की तरह अपने सॉफ्ट बिहेवियर को छिपाने की कोशिश करती है। वो स्नैक को फिर से चाइल्डिश बताकर नाक सिकोड़ती है, लेकिन वो मियान मियन के साथ स्नैक शेयर कर रही है और उसके अगले दिन मिलने की बात से भी मना नहीं करती। अब उनकी बातचीत इंसल्ट और लड़ाई से आगे बढ़कर सामान्य सिस्टर्स जैसी टीजिंग में बदल रही है। बड़ी बच्ची घर पहुंचती है तो जाओ जेंग उससे किंडरगार्टन में फू मियान मियन के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। वो सामान्य जवाब देकर बात खत्म करना चाहती है, लेकिन जाओ जेंग कहता है कि उसके सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपना दिया काम याद रखना चाहिए। वो आदेश देता है कि अगले सप्ताह से पहले फ्यू मियान मियन को किसी ऐसी जगह मिलने बुलाए जो जितनी रिमोट हो सके उतना अच्छा है। बड़ी बच्ची साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मियान मियन उसके साथ बहुत अच्छी है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। जाओ जेंग उसकी काइंडनेस का मजाक बनाता है। वो पूछता है कि जब फ्यू परिवार ने उसे घर से निकाला था तब कौन उसके साथ अच्छा था। उसकी माँ प्रिजन में सफरिंग कर रही है, लेकिन वो एनिमी की बेटी के साथ खुशी से खेल रही है। वो धमकी देता है कि अगर जल्दी पैसे और लॉयर की व्यवस्था नहीं हुई तो उसकी माँ की सेंटेंस बढ़ सकती है। पूछता है कि क्या वो 10 साल तक इंतजार कर सकती है। फिर अचानक नरम बनने का दिखावा करते हुए कहता है कि वो उसे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन उसे अगले दिन तक अपना आंसर देना होगा। बड़ी बच्ची जानती है कि उसके सामने चॉइस दिखाई जा रही है, मगर असल में उस पर माँ के नाम का दबाव डाला जा रहा है। अगले दिन मियान मियन नोटिस करती है कि उसकी बड़ी बहन सामान्य नहीं लग रही। वो सीधे पूछती है कि क्या वो अनहैप्पी है। जवाब की जगह मियान मियन अपने पुराने जीवन की बात बताने लगती है। वो कहती है कि पहले वो अपनी माँ के साथ बहुत छोटे घर में रहती थी, जहाँ केवल एक बेड था। सर्दियों में हीटिंग खराब हो जाती तो दोनों एक ही ब्लैंकेट में लिपट कर सोती थीं। ऐसे समय वैनली उसे अपनी बाहों में लेकर स्टोरीज सुनाती थी। माँ कहती थी कि जिंदगी कठिन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान खुश रहना न छोड़े तो आखिर सूरज जरूर निकलता है। मियान मियन अपनी सिस्टर से कहती है कि भविष्य में जब भी वो अनहैप्पी हो उससे बात कर सकती है। अगर वो कुछ कहना न भी चाहे तो मियान मियन चुपचाप उसके पास बैठी रहेगी। वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का बड़ा दावा नहीं करती, केवल साथ देने की बात करती है, जैसे उसकी माँ कठिन दिनों में उसके साथ बैठती थी। जाओ जेंग दोबारा बड़ी बच्ची को कॉल करके पूछता है कि उसने फैसला किया या नहीं। वो कहता है कि जब उसका आंसर तैयार होगा तभी आगे की मदद होगी। घर के पानी और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आने वाले हैं और डेली एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे नहीं बचे। फिर वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करता है। वो दावा करता है कि उसकी माँ को पिछले सप्ताह से फीवर है, प्रिजन इन्फर्मरी की कंडीशन खराब है और कोई ठीक से इलाज नहीं कर रहा। बाहर से डॉक्टर बुलाने के लिए भी पैसे चाहिए। वो कहता है कि वो बच्ची पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन पैसे न मिले तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। बड़ी बच्ची डरकर माँ को पुकारती है। जाओ जेंग जानता है कि वो फ्यू मियान मियन को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो हर बार जाओमन की बीमारी
सज़ा और अकेलेपन का नाम लेकर उसे गिल्ट में डाल रहा है। उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि प्लान में मदद न करने का मतलब अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ देना होगा। इस इमोशनल प्रेशर के बीच मियानमियन अपनी बहन के पास एक ड्राइंग लेकर आती है। वो खुशी से दिखाती है कि पिक्चर में दोनों साथ हैं। वो कहती है कि जब भी सिस्टर अनहैप्पी हो इस पेंटिंग को देख सकती है। अब वे दोनों एक फैमिली हैं और उसे अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। उधर लिंचुआन और उसके लोग जाओजेंग के खिलाफ और इन्फॉर्मेशन जुटा चुके हैं। केवल 3 मंथ्स में उसने लगभग 4 मिलियन का हाई इंटरेस्ट डेट लिया है। पिछले 1 मंथ में वो कई ऐसे लोगों से लगातार कांटेक्ट कर रहा है जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। सबसे सस्पिशियस बात यह है कि उसने पिछले सप्ताह वेस्टर्न सबर्ब्स में एक अबैंडन्ड वेयरहाउस 2 मंथ्स के शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट पर रेंट किया है। रिकॉर्ड्स देखकर लिंचुआन समझता है कि जाओजेंग मियानमियन को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना सकता है। वो किंडरगार्टन के आसपास पहले से सिक्योरिटी डिप्लॉय करने का आदेश देता है। पिकअप और ड्रॉप ऑफ करने वाले फैमिली मेंबर्स पर भी ध्यान रखा जाएगा। मियानमियन की वॉच का लोकेशन ट्रैकर पूरे 24 घंटे एक्टिव रहेगा और उसकी मूवमेंट को तुरंत मॉनिटर किया जा सकेगा। जाओजेंग बड़ी बच्ची को आखिरी चांस देता है। वो साफ कहता है कि सैटरडे सुबह उसे फ्यू मियानमियन को अपने साथ लेकर आना होगा। मियानमियन को यह बताना है कि आउटस्कर्ट्स में कुछ स्ट्रे वाइट रैबिट्स हैं। उसे पूरा भरोसा है कि रैबिट्स का नाम सुनते ही मियानमियन बिना ज़्यादा सवाल किए उसके साथ चली आएगी। बड़ी बच्ची इस बार भी मना कर देती है। वो मियानमियन को धोखा देकर किसी सुनसान जगह नहीं ले जाना चाहती। जाओजेंग तुरंत अपनी धमकी बदल देता है। वो कहता है कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो उसके आदमी सीधे किंडरगार्टन गेट से मियानमियन को उठा लेंगे। वहाँ सिचुएशन बिगड़ी या किसी को चोट लगी तो इसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। बड़ी बच्ची घबराकर कहती है कि मियानमियन अभी बहुत छोटी है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। जाओजेंग इसी डर का फायदा उठाता है। वो कहता है कि अगर वो खुद मियानमियन को चुपचाप लेकर आएगी तो किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे ये सब एक गेम की तरह करना है। अपनी माँ और मियानमियन के बीच फांसी बच्ची आखिर दबाव में आकर हाँ कह देती है। जाओजेंग उसके आंसर से खुश होता है, लेकिन बड़ी बच्ची जानती है कि वो जिस लड़की को ट्रैप में बुलाने जा रही है वही उसे फैमिली ड्राइंग देकर हमेशा साथ रहने का वादा कर चुकी है। अगले दिन लंच के समय मियानमियन नोटिस करती है कि उसकी सिस्टर ठीक से खाना नहीं खा रही। वो पूछती है कि क्या उसकी तबीयत खराब है। बड़ी बच्ची कहती है कि वो ठीक है लेकिन उसे भूख नहीं लग रही। मियानमियन उसके सामने एक मीट बॉल रखकर कहती है कि कम से कम इसे खा लो। टीचर ने बताया है कि खाना न खाने से बच्चा बीमार पड़ सकता है। कुछ देर चुप रहने के बाद बड़ी बच्ची वही बात शुरू करती है जिसके लिए जाओजेंग ने उसे मजबूर किया था। वो मियानमियन से पूछती है कि क्या वो सैटरडे सुबह रैबिट्स देखने जाना चाहेगी। उसके मुताबिक सिटी आउटस्कर्ट्स के एक पार्क में स्ट्रे वाइट रैबिट्स रहते हैं। वाइट रैबिट्स का नाम सुनते ही मियानमियन उत्साहित हो जाती है। वो कहती है कि वो जरूर जाना चाहती है। बड़ी बहन हाँ तो कह देती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट नहीं है। मियानमियन को अभी ये नहीं पता कि रैबिट देखने का ये इन्विटेशन किसी पार्क की सामान्य आउटिंग नहीं बल्कि उसे वेस्टर्न सबर्ब्स तक ले जाने का प्लान है। घर पहुंचकर मियानमियन अपने डैड को सैटरडे का पूरा प्लान बता देती है। वो याद दिलाती है कि लिंचुआन ने उसी दिन उसे नई पिक्चर बुक्स खरीदने ले जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब उसने सुबह 9 बजे सिस्टर के साथ आउटस्कर्ट्स के पार्क में वाइट रैबिट्स देखने का प्लान बनाया है। इसलिए वो पूछती है कि क्या पहले रैबिट्स देखकर बाद में बुक्स खरीदने जा सकते हैं। लिंचुआन तुरंत लोकेशन के बारे में पूछता है। मियानमियन को एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। उसे केवल इतना बताया गया है कि वो आउटस्कर्ट्स का पार्क है जहां स्ट्रे रैबिट्स रहते हैं। लिंचुआन सीधे मना नहीं करता। वो कहता है कि डैड को बात समझ आ गई है और पहले मियानमियन को नहाकर सो जाना चाहिए। मियानमियन इसे एग्रीमेंट मानकर उससे डील कंफर्म करती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके जाते ही लिंचुआन और उसके लोग अवेलेबल लोकेशंस चेक करते हैं। पता चलता है कि जिस अबैंडन पार्क का नाम हो सकता है वो उसी रोड पर है जहां जाओजेंग ने वेयरहाउस रेंट किया है। लिंचुआन अगले दिन लोगों को पीछे भेजने की व्यवस्था करता है। उसका पहला डिसीजन है कि मियानमियन वहां नहीं जाएगी। किसी कारण से उसे घर में रोका जाएगा, लेकिन केवल आउटिंग कैंसिल करना काफी नहीं है। लिंचुआन जानना चाहता है कि बड़ी बच्ची इस प्लान में अपनी इच्छा से शामिल है या किसी प्रेशर में काम कर रही है, इसलिए वो पूरी मॉनिटरिंग की अरेंजमेंट करवाता है। सैटरडे आने से पहले बड़ी बच्ची के मन में मियानमियन की कई सारी बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि मियानमियन ने उससे कहा था जब भी अनहैप्पी हो मुझसे बात कर सकती हो। उसे वो सॉफ्टवेयर भी याद आता है जो दोनों के बीच एक्सचेंज हुआ था, और वो पल भी जब खो जाने के बाद उसने मियानमियन का हाथ पकड़कर कहा था कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आखिर वो जाओजेंग का प्लान पूरा न करने का फैसला करती है। वो मियानमियन को वॉइस मैसेज भेजती है। उसमें कहती है, मियानमियन यहाँ मत आना, यहाँ कोई रैबिट नहीं है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, घर वापस चली जाओ।
उसका वार्निंग मैसेज पूरा होते ही जाओजेंग उसे पकड़ लेता है। वो उसे अनग्रेटफुल कहता है और जाने नहीं देता। बड़ी बच्ची विरोध करते हुए कहती है कि मियान मियन अब वहाँ नहीं आएगी। जाओजेंग जवाब देता है कि मियान मियन न आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बच्ची खुद उसके काम आ सकती है। इस तरह मियान मियन को ट्रैप में बुलाने से इनकार करने के बाद बड़ी बहन स्वयं कैप्टिव बन जाती है। उसने मियान मियन को बचाने के लिए सच बताया, लेकिन जाओजेंग अब उसी को फ्यू परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। घर में मियान मियन अपनी सिस्टर का वार्निंग मैसेज सुनती है। रिकॉर्डेड आवाज में बड़ी बच्ची रोते हुए बार बार कह रही है कि वहाँ रैबिट्स नहीं हैं। उसने झूठ कहा था और मियान मियन को घर से नहीं निकलना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर मियान मियन घबरा जाती है। वो जोर से डैड को बुलाकर कहती है कि उसकी सिस्टर रो रही है और उसे जल्दी उसकी मदद करनी चाहिए। ऑडियो की जांच करने पर पता चलता है कि किसी दूसरी रिकॉर्डिंग में बड़ी बच्ची को फ्यू मियान मियन की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। फ्यू परिवार के आदमी पूछते हैं कि जब किडनैपर्स के पास असली मियान मियन नहीं है तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन फिर भी करना चाहिए। लिंचुआन बिना हिचकिचाए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किडनैप चाइल्ड किसकी बेटी है, बच्ची खतरे में है इसलिए उसे बचाया जाएगा। वो वेस्टर्न सबर्ब वेयरहाउस के पास अपनी टीम को इकट्ठा होने का आदेश देता है। प्लेन क्लोथ्स पुलिस को भी क्वाइटली फॉलो करने की खबर दी जाती है। जाने से पहले लिंचुआन मियान मियन से कहता है कि वो घर में रहकर डैड का इंतजार करेगी, उसे कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मियान मियन पूछती है कि क्या उसकी सिस्टर के साथ सच में कुछ बुरा हुआ है। लिंचुआन उसे पूरी डिटेल नहीं बताता, लेकिन तुरंत निकल जाता है। मियान मियन को समझ आ जाता है कि उसकी बहन को इस समय उसकी और डैड की मदद की ज़रूरत है। वेयरहाउस में जाओजेंग और उसके आदमी अगला थ्रेटनिंग मैसेज तैयार करते हैं। वे कहते हैं कि दूसरी डिमांड केवल 1 घंटे के अंदर भेजी जाएगी। अगर फ्यू परिवार ने टाइम लिमिट पार की तो वे बच्ची के खिलाफ एक्शन लेंगे। कैप्चर्ड बच्ची को कैमरा या रिकॉर्डिंग के सामने फ्यू मियान मियन की तरह पेश किया जाता है। उसे शांत रहने को कहते हुए बताया जाता है कि अभी उसे कोई चोट नहीं लगी है। फ्यू परिवार जैसे ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साइन करेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। वहाँ मौजूद एक व्यक्ति जाओजेंग से कहता है कि बच्ची को सच में हर्ट नहीं करना चाहिए, उनका काम केवल अग्रीमेंट लेना है, इसलिए बच्ची को छोड़कर निकल जाना चाहिए। बड़ी बच्ची खुद बैधी होने के बावजूद मियान मियन की चिंता करती है। वो मन ही मन उसे आश्वासन देती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। जूजेंग को लग रहा है कि फू परिवार बच्ची की आइडेंटिटी वेरीफाई किए बिना उसे बचाने आएगा और दबाव में शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट साइन कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि लिंचुआन वार्निंग मैसेज और वेयरहाउस लोकेशन दोनों तक पहुंच चुका है। लिंचुआन और उसकी टीम वेयरहाउस पहुंचती है। जूजेंग उनके इतनी जल्दी आने पर हैरानी जताता है। लिंचुआन उससे कहता है कि किसी अग्रीमेंट की बात शुरू होने से पहले उसे ये कंफर्म करना होगा कि बच्ची सुरक्षित है। वो कम से कम उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। जाओजेंग नेगोशिएशन अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कंडीशंस वही तय करेगा। उसके सामने शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट रखा है और लिंचुआन को केवल उस पर साइन करना है। अगर उसने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया तो आज कोई भी वेयरहाउस से बाहर नहीं जा पाएगा। लिंचुआन बच्ची को बचाने के लिए साइन करने को तैयार हो जाता है। कैप्टिव बच्ची उसे डैड कहकर पुकारती है। लिंचुआन दोबारा कहता है कि वो अग्रीमेंट साइन करेगा, लेकिन पहले बच्ची को छोड़ा जाए। जाओजेंग समय खींचते हुए उस पर तुरंत सिग्नेचर करने का दबाव बढ़ाता है। बाहर पुलिस और लिंचुआन के लोग सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अंदर बच्ची की सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। जाओजेंग के आदमी घबराकर कहते हैं कि बहुत देर हो रही है और लिंचुआन को जल्दी साइन करना चाहिए। वो धमकी देते हुए सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाता कि रेस्क्यू एक्शन शुरू हो जाता है। वेयरहाउस में अफरा तफरी मचती है और बड़ी बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। जूमन भी वहां पहुंचकर अपनी बेटी को बैंधा देखकर टूट जाती है। वो जोजेंग से पूछती है कि उसने अपनी ही नीज को क्यों बांधा। जोजेंग बिना पछतावे के कहता है कि बच्ची ने उसकी बात नहीं मानी। उसने फ्यू मियान मियन को ट्रिक करके वेयरहाउस लाने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने सोचा कि इसी बच्ची को रोक कर फ्यू परिवार से पैसा मांगा जा सकता है। जाओमन उसे पागल कहती है और याद दिलाती है कि ये उसकी अपनी नीज है, लेकिन जाओजेंग बताता है कि उसकी साजिश केवल किडनैपिंग तक सीमित नहीं थी। जाओमन मेडिकल पैरोल पर जहाँ रह रही थी उसकी लोकेशन भी उसी ने पुलिस को दी थी। उसका असली प्लान किडनैपिंग का मास्टरमाइंड जाओमन को साबित करना था। वो सारे एविडेंस इस तरह तैयार कर रहा था कि क्राइम का पूरा दोष उस पर जाए और वो खुद केवल मजबूरी में शामिल व्यक्ति दिखाई दे। जाओमन पहले ही एक बार प्रिजन जा चुकी है, इसलिए उसे दोबारा भेजना जाओजेंग के लिए आसान रास्ता था। वो अपनी बहन और नीस दोनों को केवल अपना डेट चुकाने और खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सारे एविडेंस जाओमान को अकेला मास्टरमाइंड साबित करने के लिए तैयार किए गए थे। अपने भाई की सच्चाई जानकर जाओमान उस पर हमला कर देती है, लेकिन मारने से सिचुएशन ठीक नहीं होती। उसे समझ आता है कि उसके अपने डिसीजंस ने केवल वैनली और फ्यू परिवार ही नहीं, उसकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। दूसरी बच्ची रोते हुए अपनी माँ को रोकती है। वो कहती है कि उसे अब कुछ नहीं चाहिए,
न पैसा चाहिए, न फर्स्ट पोजीशन और न ही कोई बड़ी फैमिली प्रॉपर्टी। वो केवल अपनी माँ के साथ ठीक से रहना चाहती है। बच्ची जाओमान से विनती करती है कि वो बैड थिंग्स करना बंद कर दे। उसके लिए सबसे ज़रूरी माँ का बाहर होना या सबसे अमीर बनना नहीं, बल्कि माँ का अच्छा इंसान बनकर उसके साथ रहना है। वो बार बार कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और अपनी माँ को फिर क्राइम करते नहीं देख सकती। बेटी की बात सुनकर जाओमन का गुस्सा टूट जाता है। वो माफ़ी मांगती है। जिस बच्ची को उसने हमेशा दूसरों से आगे रखने और फ्यू फैमिली के विरुद्ध इस्तेमाल किया, वही आज उससे केवल एक सामान्य और ईमानदार जीवन मांग रही है। कुछ समय बाद जाओमान म्यानमियन और फू परिवार के सामने अपने पुराने क्राइम स्वीकार करती है। वो बताती है कि 3 साल पहले वेनली ने फू वेन्ने को जो हेल्प मैसेज भेजा था, उसे उसी ने डिलीट किया था। 5 मिलियन का ट्रांसफ़र रिकॉर्ड भी उसने फैब्रिकेट करवाया था। वेनली को लिंचुआन और फू परिवार से दूर करने वाली भी वही थी। वो आगे मानती है कि पिछले वर्षों में फ्यू परिवार को कमज़ोर करने और उसके खिलाफ रूमर्स फैलाने के पीछे उसका और फ्यू मिंगडुओ का हाथ था। लेकिन वो एक बात साफ करना चाहती है, उसकी बेटी का इनमें कोई दोष नहीं है। बच्ची केवल एडल्ट्स के डिसीजंस के बीच फांसी थी। जाओमैन फ्यू परिवार से केवल एक रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी की अच्छी देखभाल की जाए, क्योंकि वो वास्तव में एक अच्छी बच्ची है। इसके बाद जाओमैन वो चीज़ निकालती है जो वेनली 3 साल पहले जल्दी में ओल्ड हाउस गेस्ट रूम के ड्रॉर में छोड़ गई थी। उसने इसे इतने वर्षों तक छिपा कर रखा क्योंकि वो कभी इसे लिंचुआन के खिलाफ ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। फिर भी उसने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। अब वो उस वस्तु को लिंचुआन को देते हुए कहती है कि इसे उसके राइटफुल ओनर के पास लौट जाना चाहिए। वेनली की छोड़ी हुई ये आखिरी चीज़ लिंचुआन और म्यानमियन तक पहुंचती है। वो चीज़ असल में वेन ली की एक रिकॉर्डिंग होती है। उसे चलाने पर सबसे पहले कैमरा के सामने किसी के फ़ोटो लेने की बात सुनाई देती है। वेन ली कहती है कि फ़ोटो मत लो, वो अच्छी नहीं लग रही। फिर म्यानमियन को बर्थडे विश मांगने और आंखें बंद रखने को कहा जाता है। इसके बाद वेन ली सीधे अपनी बेटी से बात करती है। वो कहती है, म्यानमियन, आज मॉम तुम्हें डैड के बारे में बताएगी। वो लिंचुआन को बहुत लंबा बताती है। कहती है कि जब वो मुस्कुराता है तो उसके बाएं गाल पर डिम्पल पड़ता है। वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन कभी कभी इतना सीधा और इनोसेंट हो जाता है कि कोई उसे धोखा दे देता है और उसे पता भी नहीं चलता। वेनली अपनी बेटी के भविष्य के लिए केवल एक इच्छा रखती है। वो चाहती है कि म्यानमियन हमेशा काइंड और हैप्पी रहे। उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेट अपने अंदर लेकर जीना बहुत थकाने वाला होता है। वेनलाई कहती है कि उसने अपनी बेटी के लिए नफरत का ये बोझ खुद उठाकर देख लिया है, इसलिए म्यानमियन को इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं। फिर उसकी आवाज़ लिंचुआन के लिए हो जाती है। वो उससे माफ़ी मांगती है कि वो आखिरी समय तक उसके साथ नहीं चल सकी। अगर अगला जीवन हुआ तो वो उससे और जल्दी मिलना चाहेगी। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही म्यानमियन अपनी माँ को पुकारती है। लिंचुआन भी चुप रह जाता है। इतने वर्षों की दूरी, गलतफहमी और इंतज़ार के बाद उसे वेनली की आखिरी बात सुनाई देती है। वो उसे छोड़कर नहीं गई थी और अंत तक उससे दोबारा मिलने की इच्छा रखती थी। इन सभी घटनाओं के बाद बड़ी बच्ची दोबारा फ्यू हाउस लाई जाती है। दरवाजे के पास हिचकते देखकर उसे कहा जाता है कि बाहर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी उसका अपना घर है। म्यानमियन खुशी से उसे अंदर बुलाती है। वो बताती है कि उसने अपने बेड के पास पूरी जगह साफ कर दी है। अगर सिस्टर चाहें तो दोनों एक ही रूम में सो सकती हैं। इसके बाद म्यानमियन हर चीज़ उसके साथ शेयर करने लगती है। खाने के समय वो मीट देकर कहती है कि इसे खाने से हाइट बढ़ती है। बुक्स दिखाते हुए वो ड्रैगन और प्रिंसेस वाली स्टोरी चुनती है। फिर रैबिट वाली बुक निकाल कर कहती है कि सिस्टर को ये ज़रूर पसंद आएगी। दोनों अपने पुराने रैबिट टॉय के लिए नए क्लोथ्स बनाने की बात करती हैं। बड़ी बहन डिज़ाइन ड्रॉ करेगी और म्यानमियन उसे कट करने में मदद करेगी। किंडरगार्टन में भी बच्चों का बिहेवियर बदलने लगता है। कुछ बच्चे पुरानी बातों के लिए माफ़ी मांगते हैं। वे बड़ी बच्ची से रैबिट ड्रॉ करना सिखाने को कहते हैं, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत सुंदर है। बड़ी बच्ची म्यानमियन के सामने वादा करती है कि अब वो उसकी एल्डर सिस्टर बनकर रहेगी। वो हमेशा म्यानमियन की रक्षा करेगी और उसे दोबारा कभी बुली नहीं करेगी। जो बच्ची पहले उसे घर से निकालने और खोने का कारण बनी थी, वही अब अपनी इच्छा से उसकी फैमिली और प्रोटेक्टर बनती है। रात को सोते समय बड़ी बहन म्यानमियन के पिलो के पास अपनी जगह बनाती है। वो कहती है कि अब सिस्टर हमेशा यहीं सोएगी। उसके पास ऐसा मैजिक है जो म्यानमियन को बैड ड्रीम से बचा सकता है। म्यानमियन को अब ठंडर, अकेलेपन या सुबह बाहर निकाले जाने के डर में अकेले नहीं सोना पड़ेगा। उसके एक तरफ माँ का रैबिट है और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन, जिसने हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा किया है।
एक दिन खेलते हुए टॉय प्रिंसेस का आर्म टूट जाता है। टॉय टूटने की आवाज़ सुनते ही बड़ी बच्ची के मन में पुरानी कठोर बातें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि छोटी गलती पर भी उसे क्लमसी और यूजलेस कहा जाता था। महंगी चीज़ टूट जाए तो कहा जाता था कि वो खुद को बेचकर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकती। इसी डर से वो टॉय देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। वो लगातार माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसने जानबूझकर इसे नहीं तोड़ा। वो बैड चाइल्ड नहीं है, इसलिए उसे घर से बाहर न निकाला जाए। वो अपने पॉकेट मनी से नुकसान भरने को तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो वो नए कपड़े भी नहीं लेगी। मियान मियान तुरंत उसके पास जाकर कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक टॉय है। डैड के पास बहुत सारे पैसे हैं और टॉय की वजह से कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा। लिंचुआन वहाँ पहुँचते ही टॉय देखने के बजाय पहले बच्ची का हाथ चेक करता है। वो पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। जब पता चलता है कि बच्ची ठीक है तो लिंचुआन कहता है कि टॉय टूट गया है तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए बच्चे का सुरक्षित रहना टॉय की कीमत से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी बच्ची पहली बार देखती है कि गलती होने पर इस घर में उसे इंसल्ट या बाहर करने के बजाय पहले उसकी चोट की चिंता की जाती है। लिंचुआन टूटे टॉय को खुद रिपेयर करने बैठ जाता है। उसे छोटे पार्ट्स के साथ स्ट्रगल करते देखकर मियान मियान हंसते हुए डैड को सिली कहती है। फू विन ने भी मौका नहीं छोड़ता। वो मजाक करता है कि जिन हाथों से लिंचुआन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उन्हीं हाथों से वो $2 का छोटा मैकेनिज्म ठीक कर रहा है। ये उसके टैलेंट का अनयूजुअल इस्तेमाल है। लिंचुआन उससे कहता है कि अगर वो इतना केपेबल है तो खुद टॉय रिपेयर करे। फूवे ने तुरंत अपनी बात बदलकर कहता है कि ऐसे काम प्रोफेशनल से करवाने चाहिए। दोनों एडल्ट्स मिलकर टॉय के पार्ट्स ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहनत के बाद टॉय दोबारा चलने लगता है। डन सुनते ही दोनों बच्चियां खुश हो जाती हैं। टॉय की कीमत भले ही बहुत कम थी, लेकिन उसे रिपेयर करके लिंचुआन ने बड़ी बच्ची को दिखा दिया कि इस घर में टूट जाने वाली चीज़ों को फेंका नहीं जाता और गलती करने वाले बच्चे को भी छोड़ा नहीं जाता। रात को ओल्ड मास्टर दोनों बच्चियों को समय पर वॉश करके सोने के लिए कहते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि अगली सुबह उन्हें एक फन एक्टिविटी कराएंगे। अगले दिन ग्रैंडपा घर में दोनों बच्चियों के साथ डो से शेप्स बनाते हैं। मियान मियान को वो कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, डो को प्ले डो की तरह जोर से दबाना है। फुवे ने अपने ब्रदर से मजाक करता है कि ओल्ड मास्टर ने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन आज डो मोल्ड संभाल रहे हैं। वो लिंचुआन से जाकर मदद करने को कहता है। लिंचुआन भी फ्लावर में हाथ डाल देता है। थोड़ी देर में डो बनाने के बजाय सभी एक दूसरे पर फ्लावर लगाने लगते हैं। फूवेन ने लिंचुआन को फ्लावर सैक में गिरा ब्लैक कैट कहकर चिढ़ाता है। उसके व्हाइट नोज को देखकर उसे बिग बैड वुल्फ से व्हाइट नोज्ड वुल्फ बना देता है। बच्चियां भी फ्लावर फेंकने लगती हैं। मजाक में उन्हें चिकन ड्रमस्टिक्स न मिलने की धमकी दी जाती है, लेकिन कोई सच में नाराज नहीं है। किचन हंसी और फ्लावर से भर जाता है। ओल्ड मास्टर, जो पहले फैमिली रेपुटेशन और रूल्स में घिरे रहते थे, अब अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर्स के साथ डो खेल रहे हैं। डो से बने कुकीज तैयार होने के बाद सभी उनकी शेप्स देखने लगते हैं। एक कुकी देखकर मियान मियान पूछती है कि ये अजीब सा कैरेक्टर कौन है। बड़ी बहन समझाती है कि ये उनके लिटिल सैपलिंग की शेप है। उसके ईयर्स देखकर वे तुलना करती हैं और मानती हैं कि ड्राइंग सच में अंकल जैसी लगती है। फूवेने को जब पता चलता है कि बच्चियों ने उसे बिग बैड वुल्फ जैसी शक्ल दी है, तो वो पूछता है कि क्या वो सच में इतना अगली है। वो शिकायत करता है कि उसने हमेशा मियान मियान के साथ अच्छा बिहेवियर किया, फिर भी उसे स्कैरी वुल्फ बना दिया गया। बड़ी बहन बताती है कि मियान मियान हमेशा कहती थी सपलिंग मुस्कुराता नहीं है और गंभीर चेहरा बनाकर बिग बैड वुल्फ जैसा लगता है, इसलिए उसने वही एक्सप्रेशन ड्रॉ किया। फिर मजाक होता है कि उसका चेहरा ऐसा रहता है जैसे मियान मियान ने उससे 800 चिकन ड्रमस्टिक्स उधार लिए हों। इसके बाद एक बड़ा बेयर शेप्ड बिस्किट दिखता है। बच्चियां बताती हैं कि ये मियान मियान का फेवरेट बेयर डैड है। पिक्चर में बेयर छोटे रैबिट की प्रोटेक्शन कर रहा है। बड़ी बच्ची लिंचुआन को धन्यवाद देती है कि उसने उसे और उसकी सिस्टर दोनों को बचाया। लिंचुआन उसकी ड्रॉइंग की तारीफ करता है और वादा करता है कि पापा बेयर हमेशा दोनों बच्चियों की रक्षा करेगा। वो कहता है कि वो पूरी जिंदगी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। दोनों बहनें उस पर भरोसा जताकर एक साथ कहती हैं कि वो उनका बेयर डैड है। फिर मियान मियान उसे जल्दी बिस्किट खाने को कहती है, क्योंकि सिस्टर ने इसे खास उसके लिए बनाया है। एक रात तेज ठंडर और लाइटनिंग होने लगती है। मियान मियान डरती है तो बड़ी बहन उसके पास मैजिक फ्लैश लाइट लेकर आती है। वो कहती है कि इस लाइट के रहते उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों लिविंग रूम में अपना एक मैजिक कासल बनाती हैं। बड़ी बहन कहती है कि इस कासल के अंदर थंडर गॉड उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। लिंचुआन और फ्यूवी ने उन्हें ढूंढते हुए लिविंग रूम में पहुंचते हैं। बच्चियां उन्हें भी जल्दी कासल के अंदर बुलाती हैं। फ्यूवी ने अंदर बैठते ही शिकायत करता है कि फ्यू मियान मियान का कासल बहुत छोटा है, उसके पैर तक सीधे नहीं हो पा रहे। उसे चुप रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि ये सीरियस मैजिकल प्रोटेक्शन है। थंडर की आवाज दोबारा आती है तो लिंचुआन मियान मियान को पास खींचकर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, डैड उसके साथ है। बड़ी बहन भी उसका हाथ पकड़ती है।
मियान मियान आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसकी सिस्टर और डैड दोनों उसके पास हैं। जिस बच्ची को पहले ठंडर वाली रातों में केवल माँ के ब्लैंकेट में छिपना पड़ता था, अब उसके साथ पूरा फैमिली मैजिक कासल के अंदर बैठा है। कुछ दिन बाद दोनों बहनें गार्डन में सीड्स लगाने जाती हैं। मियान मियान मिट्टी में गहरा होल बनाकर कहती है, लिटिल सॉइल, अपना मुंह खोलो, मियान मियान तुम्हारे लिए नया घर लाई है। बड़ी बहन हंसकर कहती है कि उसने होल बहुत गहरा कर दिया है, इतना नीचे सीड सोता ही रह जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। मियान मियान इस बात से सहमत नहीं होती। ग्रैंडपा और माँ ने उसे बताया था कि ज़्यादा सनलाइट और अच्छी स्लीप से बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए उसके हिसाब से सीड के लिए भी यही बात सही होगी। पूछने पर मियान मियान सनफ्लावर लगाने का फैसला करती है। वो कहती है कि उसे सनलाइट बहुत पसंद है। फ्लावर्स खिलने पर वो उन्हें अपनी सिस्टर को देगी। बड़ी बहन भी उसके पॉट में सनफ्लावर लगाना चाहती है। लिंचुआन और ओल्ड मास्टर दोनों गार्डन में आकर उन्हें सही तरीके से सीड्स लगाना सिखाते हैं। लिंचुआन सीड को मिट्टी में रखकर कहता है कि डैड उसके साथ रहेगा और स्प्राउट निकलने का इंतजार करेगा। बच्चियां सीड पर मैजिक ब्लो करती हैं ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए। मियान मियान पूछती है कि क्या प्लांट्स अगले दिन ही स्प्राउट कर जाएंगे। उसे बताया जाता है कि इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर वे रोज आकर पानी देंगी तो एक दिन बहुत सुंदर फ्लावर्स जरूर खिलेंगे। ओल्ड मास्टर घोषणा करते हैं कि अब फ्यू फैमिली गार्डन की जिम्मेदारी दोनों लिटिल गार्डनर्स की है। वे जो चाहें लगा सकती हैं, लेकिन उसकी केयर भी उन्हें मिलकर करनी होगी। दोनों बच्चियां घर की खाली वॉल पर कलरफुल ड्राइंग्स बनाना शुरू करती हैं। फू वेनिया उन्हें देखकर लिंचुआन से पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है। ये वही वॉल है जो लिंचुआन की फेवरेट मिनिमलिस्ट स्टाइल का हिस्सा थी, लेकिन उसने बच्चियों को उस पर फ्रीली ड्रॉ करने दिया है। लिंचुआन जवाब देता है कि अगर मियान मियान और उसकी सिस्टर को ये पसंद है तो वॉल पर ड्राइंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी खाली वॉल का कोई खास काम नहीं था। ड्राइंग पूरी होने पर मियान मियान को एक सुंदर लिटिल प्रिंसेस के रूप में दिखाया जाता है। उसके पास लंबा आदमी लिंचुआन है और दूसरी तरफ फ्यू विन्ने की ड्राइंग है। जब पूछा जाता है कि फ्यू विन्ने के सिर पर हेयर क्यों नहीं है, तो बच्चियां हंसते हुए कहती हैं कि अंकल बॉल्ड हो रहा है। फ्यू विन्ने इस मजाक का जवाब पेंट से देने की कोशिश करता है। फिर दोनों बच्चियों को वॉल पर अपने हैंड प्रिंट्स लगाने के लिए बुलाया जाता है। बड़ी बहन अपना हैंडप्रिंट मियान मियान के बिल्कुल पास लगाती है और कहती है कि एल्डर सिस्टर को हमेशा यंगर सिस्टर की रक्षा करनी चाहिए। पेंट लगाते लगाते सभी के कपड़े और चेहरे गंदे हो जाते हैं। लिंचुआन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी पेंट से बच नहीं पाता। कुछ समय पहले जिस घर में किसी कप या शीट को छूने पर मियान मियान डरती थी, उसी घर की वॉल पर अब उसके और उसकी सिस्टर के परमानेंट हैंडप्रिंट्स हैं। बड़ी बहन एक्साइटेड होकर बताती है कि स्कूल अगले दिन फॉरेस्ट पार्क में ऑटम आउटिंग आयोजित कर रहा है। बच्चे ग्रास पर पिकनिक कर सकेंगे और सीनरी की पेंटिंग भी बनाएंगे। वो कहती है कि उसकी पेंटिंग में सबसे क्यूट मियान मियान भी जरूर होगी। इस सामान्य स्कूल ट्रिप के लिए लिंचुआन लेटेस्ट जीपीएस ट्रैकर निकलवाता है। फूवेन्यू उसे देखकर पूछता है कि क्या केवल फॉरेस्ट पार्क जाने के लिए मिलिट्री ग्रेड ट्रैकिंग डिवाइस लगाना ज़रूरी है। लिंचुआन कहता है कि बाहर बहुत ट्रीज होंगे और मियान मियान को इधर उधर दौड़ना पसंद है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है। वो दोनों बच्चियों को समझाता है कि बाहर रहते हुए ट्रैकर किसी हालत में नहीं उतारना है। मियान मियान को अपनी सिस्टर का हाथ पकड़े रखना होगा और अकेले कहीं नहीं जाना। दूसरी बच्ची को भी इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अगर रास्ता समझ ना आए तो ट्रैकर का मिडिल बटन 3 सेकंड्स तक दबाना है। ऐसा करते ही अंकल और डैड उनकी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। बड़ी बहन प्रॉमिस करती है कि वो मियान मियान की अच्छी तरह केयर करेगी। मियान मियान भी सबकी बातें मानने का भरोसा देती है। सोने का समय आने पर वो डैड से बेड टाइम स्टोरी की मांग करती है। फॉरेस्ट ट्रिप से पहले उसे कहानी सुनते हुए सोना है। लिंचुआन स्टोरी बुक लेकर गंभीर आवाज में पढ़ना शुरू करता है। बहुत समय पहले लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम की एक लड़की थी जिसे फॉरेस्ट पार करके सामान पहुंचाना था, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका इतना फॉर्मल है कि मियान मियान बीच में रोककर कहती है, डैड बिल्कुल क्लास टीचर की मीटिंग जैसे बोल रहा है। ऐसी आवाज़ सुनकर उसे नींद आने के बजाय और दूर भाग जाएगी। फ्यूविने तुरंत दावा करता है कि स्टोरी टेलिंग का उसके पास 20 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वो बिग बैड वुल्फ की ड्रामेटिक आवाज़ निकालता है और बताता है कि उसने फूंक मारकर स्ट्रॉ हाउस गिरा दिया, लेकिन बच्चियां उसकी आवाज़ सुनकर कहती हैं कि वो वुल्फ नहीं, ऐसा हस्की लग रहा है जिसकी टेल पर किसी ने पैर रख दिया हो। दोनों एडल्ट शिकायत करते हैं कि बच्चों को खुश करना कितना मुश्किल है। बड़ी बहन लिंचुआन को एक सिंपल तरीका बताती है। वो कहती है कि मियान मियान को उसकी नॉर्मल जेंटल वॉइस सबसे ज़्यादा पसंद है। डैड उसी तरह पढ़े जैसे रोज़ अपनी बेटी से बात करता है तो सिस्टर को कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। लिंचुआन इस बार आवाज़ नरम करके पढ़ता है। वो बताता है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड फ्लावर्स वाली पहाड़ी पर चल रही थी और
बटरफ्लाइज उसके आसपास उड़ रही थी। मियान मियन धीरे धीरे शांत होने लगती है। बड़ी बहन कहती है कि डैड होना बहुत अच्छा है, अब उसके पास अंकल, मियान मियन और ये फैमिली है। भविष्य में दोनों सिस्टर्स हर रात डैड की आवाज़ सुनते हुए सो सकेंगी। फॉरेस्ट आउटिंग में पिकनिक के दौरान दोनों बच्चियां फूड रोस्ट करती हैं। बड़ी बहन पहला पीस निकालकर मियान मियन के लिए उसे ठंडा करती है। मियान मियन कहती है कि बेकिंग के बाद ये स्टिकी हो जाएगा और तब ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। फायर के पास बैठी मियान मियन आगे झुकती है तो बड़ी बहन तुरंत उसे पीछे बैठने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती कि उसकी छोटी सिस्टर का चेहरा हीट से बर्न हो जाए। फूड तैयार होने पर वो पहला बाइट मियान मियन को देती है। मियान मियन उसे खाकर खुशी से कहती है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो सिस्टर को भी चखने के लिए कहती है। लिंचुआन दोनों को फायर के पास देखकर खुद उनके लिए फूड बेक करने लगता है। पिकनिक में बड़ी बहन केवल मियान मियन के साथ खेल नहीं रही, बल्कि हर छोटी बात में उसकी प्रोटेक्शन और केयर कर रही है। स्कूल से लौटकर मियान मियन डैड और अंकल को अपना छोटा रेड फ्लावर स्टिकर दिखाती है। वो गर्व से बताती है कि आज टीचर ने केवल 3 सबसे वेल बिहेव्ड बच्चों को ये रिवॉर्ड दिया है और उनमें उसका नाम भी था। परिवार तुरंत उसकी तारीफ करता है। लेकिन मियान मियन केवल अपनी अचीवमेंट की बात नहीं करती। वो डैड को बताती है कि उसकी सिस्टर भी आज बहुत अच्छी थी। उसकी बनाई पेंटिंग क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर लगाई गई और वो बेहद सुंदर थी। प्रॉब्लम केवल ये हुई कि सिस्टर ने क्वेश्चन का आंसर बहुत धीमी आवाज़ में दिया, इसलिए टीचर ने उसे रेड फ्लावर नहीं दिया। फ्यूविन कहता है कि ये तो केवल प्लास्टिक स्टिकर है, वो मार्केट से पूरा बॉक्स खरीद कर रोज उसके चेहरे पर लगा सकता है। लेकिन लिंचुआन बड़ी बच्ची की असली अचीवमेंट को समझता है। वो कहता है कि उसकी पेंटिंग फर्स्ट प्राइज के लायक है और वो भी बेस्ट चाइल्ड है। लिंचुआन उसे एक खास स्पार्कलिंग रेड फ्लावर देता है। मियान मियन खुशी से कहती है कि सिस्टर का फ्लावर तो उसके स्टिकर से भी ज्यादा चमक रहा है। बड़ी बच्ची लिंचुआन को थैंक यू कहती है। दोनों बहनें तय करती हैं कि अब वे हमेशा फैमिली की बेस्ट चिल्ड्रन रहेंगी। एक दिन फ्यूवेन ने दोनों बच्चियों को एक पुराना ट्रेजर मैप दिखाता है। वो दावा करता है कि ये मैप उसे एटिक में मिला और लगभग 100 साल पुराना है। जो भी ट्रेजर ढूंढ लेगा उसी की पसंद का डिनर बनेगा। मियान मियन अपनी बड़ी बहन को सबसे स्मार्ट बताकर मैप समझने की जिम्मेदारी उसे देती है। पिक्चर में पियानो का सिंबल देखकर बड़ी बच्ची अनुमान लगाती है कि क्लू म्यूजिक रूम में होगा। दोनों भागकर वहां पहुंचती हैं और अगला क्लू ढूंढती हैं। आखिर उन्हें पता चलता है कि पासवर्ड बड़ी बहन का बर्थडे है और ट्रेजर डैड के स्टडी में रखा है। वे जल्दी वहां पहुंचती हैं। अंदर लिंचुआन और मियान मियन की तरफ से बड़ी बच्ची के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार है। गिफ्ट में मैचिंग ब्रेसलेट्स हैं। मियान मियन खुशी से कहती है कि अब दोनों सिस्टर्स एक जैसे ब्रेसलेट्स पहनेंगी और कोई उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। बड़ी बच्ची लिंचुआन और मियान मियन दोनों को धन्यवाद देती है। वो कहती है कि आज वो दुनिया की सबसे खुश सिस्टर है। जिस बच्ची को लगता था कि फ्यू परिवार उसका एनिमी है, उसी घर में पहली बार उसका बर्थडे याद रखकर उसके लिए फैमिली ट्रेजर हंट तैयार किया गया है। एक ठंडे दिन मियान मियन और उसकी सिस्टर को बाहर कांपता हुआ छोटा किटन मिलता है। दोनों तुरंत डैड और अंकल को बुलाती हैं। बड़ी बहन किटन को गोद में लेकर कहती है कि डरने की जरूरत नहीं। सिस्टर उसे घर ले जा रही है। घर लाने के बाद लिंचुआन उसके लिए वुडन कासल असेंबल करने लगता है। फूवे ने इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखकर शिकायत करता है कि वो लॉयर है, कारपेंटर नहीं। मैनुअल की लैंग्वेज उसे समझ ही नहीं आ रही। लिंचुआन उसकी बात रोककर कहता है कि बच्चियों ने किटन के लिए कासल मांगा है, इसलिए इसे हर हाल में पूरा करना होगा। दोनों बच्चियां पास बैठकर एडल्ट्स को चीयर करती हैं। मियान मियन वुडन बोर्ड पकड़ने की पेशकश करती है। वे गो डैड और गो अंकल कहकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। लिंचुआन मियान मियन को हैमर से थोड़ा दूर रहने को कहता है ताकि गलती से उसे चोट न लगे। किटन आराम से बैठकर सबको काम करते देखता है। एक छोटे जानवर को ठंड से बचाने के लिए पूरा फैमिली मिलकर उसका नया घर तैयार करता है। कुछ समय बाद बड़ी बच्ची सिटी वाइड चिल्ड्रंस पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतती है। ओल्ड मास्टर उसकी अचीवमेंट सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वो सच में फ्यू फैमिली की टैलेंटेड ग्रैंड डॉटर है। मियान मियन गर्व से सबको बताती है कि विनर उसकी सिस्टर है। प्राइज के साथ बड़ी बच्ची को पहली बार अपनी कमाई मिलती है। वो कहती है कि ये उसके जीवन का पहला अर्नड मनी है और वो इससे फैमिली के हर मेंबर के लिए गिफ्ट्स खरीदना चाहती है। सबसे पहले वो मियान मियन को गिफ्ट देती है। मियान मियन उसे खोलकर खुशी से सिस्टर को धन्यवाद देती है और कहती है कि वो अपनी बड़ी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करती है। लिंचुआन के लिए भी एक खास गिफ्ट होता है। उसे पहनाकर कहा जाता है कि ये उस पर बहुत सूट करता है और वो इसे अगले दिन बोर्ड मीटिंग में पहन सकता है। फ्यूविन ने गिफ्ट देखकर पूछता है कि क्या वे सच में सीरियस हैं। मियान मियन कहती है कि उसके अंकल या डैड इसे पहनकर बहुत हैंडसम लगेंगे। बाकी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन
लिंचुआन अपनी बेटी की पसंद का गिफ्ट स्वीकार करता है। फैमिली गैदरिंग में सभी सिंगिंग करते हैं। फू वीन ने लिंचुआन से शिकायत करता है कि वो अपनी बेटी को कंट्रोल करे। आम लोग सिंगिंग के पैसे लेते हैं, लेकिन म्यानमियन का गाना सुनना तो जानलेवा है। लिंचुआन तुरंत अपनी बेटी का बचाव करता है। उसके अनुसार म्यानमियन बहुत अच्छा गा रही है और कम से कम फ्यू वीन से तो बेहतर है। म्यानमियन अपनी बड़ी बहन की तरफ मुड़कर कहती है कि अब उसकी टर्न है। वो वही स्लीपिंग सॉन्ग सुनना चाहती है जो उसने उसे सिखाया था। बड़ी बहन म्यानमियन के साथ मिलकर गाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों लिटिल बनी बी गुड वाली लुलाबाई गाने लगती हैं। ये वही सॉन्ग है जो वेनली अपनी मृत्यु से पहले हर रात म्यानमियन को सुनाती थी। गाना सुनकर लिंचुआन की आंखें भर आती हैं। बड़ी बच्ची पूछती है कि क्या उनके खराब गाने की वजह से उसे आंट की याद आ गई और वो दुखी हो गया। लिंचुआन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, गाना बहुत सुंदर है। म्यानमियन डैड को रोने से मना करती है। वो कहती है कि माँ अब स्टार बनकर हेवन में है और वहाँ से उनका सॉन्ग ज़रूर सुन रही होगी। माँ भले सामने नहीं है, लेकिन उसने ग्रैंडपा, अंकल, डैड और बड़ी सिस्टर को म्यानमियन के पास छोड़ दिया है। दोनों बहनें प्रॉमिस करती हैं कि वे आगे गुड और ओबीडियंट रहेंगी। वे केवल लिंचुआन से प्रोटेक्शन नहीं चाहती, बल्कि कहती हैं कि अब दोनों मिलकर डैड की भी रक्षा करेंगी। कुछ समय बाद गार्डन में लगाए सनफ्लावर्स सच में खिल जाते हैं। म्यानमियन फ्लावर्स के सामने खड़ी होकर अपनी माँ से बात करती है। वो वेनली की बात याद करती है। दिल में प्यार हो तो सनफ्लावर्स ज़रूर खिलते हैं। फिर खुशी से कहती है कि उसके डैड और सिस्टर द्वारा लगाए गए फ्लावर्स आज खुल गए हैं। वो बड़ी बहन को जल्दी गार्डन में बुलाती है। सिस्टर फ्लावर्स देखकर हैरान होती है और कहती है कि वे सच में खिल गए। वो इसका मतलब अपने अंदाज में बताती है। म्यानमियन दुनिया की सबसे लवेबल बच्ची है, इसलिए फ्लावर्स भी उससे प्यार करते हैं। म्यानमियन क्रेडिट अपनी सिस्टर को देती है। वो कहती है कि फ्लावर्स इसलिए खिले क्योंकि बड़ी बहन ने हर दिन उन्हें पानी दिया। दोनों प्रॉमिस करती हैं कि आगे भी रोज साथ गार्डन आएंगी। इसके बाद बच्चियां स्कूल की बात डैड को बताती हैं। बड़ी बहन को आज स्कूल में रेड फ्लावर मिला। वो कहती है कि स्कूल गेट पर म्यानमियन ने उसके लिए बहुत जोर से चीयर किया था। उसी एनकरेजमेंट की वजह से वो क्लास में पहली बार जोर से क्वेश्चन का आंसर दे पाई। लिंचुआन दोनों से कहता है कि म्यानमियन बेस्ट ओल्डर सिस्टर है और उसकी छोटी सिस्टर भी बेस्ट है। दोनों उसके लिए गर्व की बात है। म्यानमियन डैड को याद दिलाती है कि पहले वो बिल्कुल नहीं मुस्कुराता था और आइसबर्ग जैसा दिखाई देता था, लेकिन अब वो हर दिन हंसता है। म्यानमियन समझती है कि ये बदलाव बड़ी बहन के आने के बाद हुआ। उसके मुताबिक अब फैमिली पूरी हो चुकी है और वो पूरे यूनिवर्स की सबसे हैप्पी चाइल्ड है। खिले हुए सनफ्लावर्स के सामने फैमिली फोटो लेने की तैयारी होती है। सभी को फ्लावर्स के पास खड़े होने के लिए कहा जाता है। म्यानमियन अपनी सिस्टर से कहती है कि दोनों मिलकर छोटा रैबिट पकड़ेंगी। फिर वो सभी को रुकने के लिए कहती है, क्योंकि फोटो में उनकी स्माइल सनफ्लावर से भी ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। बड़ी बहन उसकी बात मानकर उसके पास खड़ी हो जाती है। म्यानमियन अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि वो अब बहुत ज़्यादा खुश है। वो हमेशा अपनी सिस्टर, डैड, अंकल और ग्रैंडपा के पास रहेगी। उनका फैमिली अब दोबारा कभी अलग नहीं होगा। कैमरा के सामने सभी को 3, 2, 1 का काउंटडाउन दिया जाता है। पूरा परिवार एक साथ एग प्लांट कहकर मुस्कुराता है और हंसी के बीच उनकी फैमिली फ़ोटो खिंच जाती है। तस्वीर में वेनली मौजूद नहीं है, लेकिन उसके द्वारा बचाए गए दोनों रिश्ते, म्यानमियन की पहचान और लिंचुआन तक उसका रास्ता, अब एक पूरे फैमिली के रूप में साथ खड़े हैं। फैमिली फोटो खींचने के बाद सभी मिलकर एक टाइम कैप्सूल तैयार करते हैं। म्यानमियन सबसे पहले वही फैमिली फोटो उसके अंदर रखती है, फिर अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी कैंडी डालती है ताकि भविष्य में कैप्सूल खोलते समय आज की पसंद भी याद रहे। बड़ी बहन एक लेटर लिखकर कैप्सूल में रखती है। म्यानमियन उत्सुक होकर पूछती है कि उसमें क्या लिखा है। सिस्टर बताती है कि उसने इच्छा लिखी है, म्यानमियन हमेशा दुनिया की सबसे हैप्पी लिटिल प्रिंसेस बनी रहे और उसकी बड़ी बहन हमेशा उसके साथ रहे। लिंचुआन वेनली की फोटोग्राफ भी कैप्सूल में रख देता है। म्यानमियन खुश होकर कहती है कि इस तरह मॉम भी टाइम कैप्सूल के अंदर रहेगी और दोनों बहनों को बड़ा होते देख पाएगी। कैप्सूल को मिट्टी में रखते समय बच्चियां उससे कहती हैं कि वो आराम से सॉइल के अंदर सोएं। जब दोनों सिस्टर्स अपने डैड जितनी लंबी हो जाएंगी तब वे वापस आकर उसे ढूंढेंगी। ओल्ड मास्टर उनकी बात सुनकर कहते हैं कि वो भी अपनी दोनों प्रेशियस ग्रैंड डॉटर्स को बड़ा होते देखना चाहते हैं। वो उन्हें सुंदर यंग लेडीज बनते हुए देखने तक उनके साथ रहेंगे। इसके बाद फैमिली अपनी फोटोज, लेटर्स, स्ट्रॉबेरी कैंडी और वेनली की यादों से भरे टाइम कैप्सूल को मिट्टी में सुरक्षित कर देता है और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।